स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होगी भाई। आप बोलेंगे मैम ये क्या कह रही हैं, इसका मतलब है बेटा कि जड़ जैसी तनी जैसी, उनके स्थान पे कुछ और ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो थोड़ा बहुत उनका काम करे, लेकिन अभी वो सत्य नहीं पाया जाएगा। हम लोग काला चना खाते हैं ना अपने घर में, काला चना नवरात्र वगैरह में हम उसको चढ़ाते भी हैं प्रसाद के रूप में, या काबुली चना भी खाते हैं जिसका अपन छोला बनाते हैं, ठीक है, टेस्टी, आई लव छोला। सपोज कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे पहले पूछा जाएगा भाई तुम्हारा नाम क्या है, आप बताओगे। फिर पूछा जाएगा आपका सर नेम क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप बताओगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप किस शहर में रहते हो, आप बताओगे। फिर पूछा जाएगा आप किस जिले में रहते हो, किस प्रदेश में रहते हो, और फिर सबसे आखिर में किस देश में रहते हो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर अपराजिता सिंह और फिजिक्स बाई पंकज सर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई। किसी चैप्टर में लास्ट जो हमने चैप्टर्स पढ़े उसमें कोई प्रॉब्लम है या पूरा क्लियर हो गया, बताया करो यार प्लीज, कमेंट्स किया करो। कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है ना कि आपको कितना समझ में आ रहा है और कहाँ पे इंप्रूवमेंट बाकी है, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे आए हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि क्या है, जैव विविधता, ठीक है। क्या है, जैव विविधता, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं। तो देखो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, ये चैप्टर, इसी चैप्टर का बड़ा रूप आपको 11th क्लास में भी पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ 9th में आपको हर चीजें बहुत शॉर्ट में पढ़नी है, इसलिए आपको थोड़ी कंफ्यूजिंग भी लगती है क्योंकि आपको बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। जब आप 11th में जाएंगे तो आप इसी चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी हमें बेसिक चीजें देखनी है, सिंपल चीजें देखनी है। देखना क्या क्या है, डाइवर्सिटी क्या होती है ये देखना है, डिफरेंट प्लांट ग्रुप, एनिमल्स ग्रुप, और भी जो बहुत सारे ग्रुप्स हैं उनके बारे में, उनके जनरल कैरेक्टर मतलब उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, उनके विशिष्ट लक्षण क्या हैं, उनको कैसे हमने क्लासिफाई किया, यानी कि कैसे उनका वर्गीकरण किया है और क्यों उनका वर्गीकरण किया है, भाई वर्गीकरण की जरूरत क्यों पड़ गई, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है जैव विविधता। तो देखो ये फर्स्ट स्लाइड में ही देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हो, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स दिख रहे हैं ना बाबा, बहुत सारे। ये देखो पक्षी भी दिख रहा है आपको, शेर भी दिख रहा है आपको, मछली भी दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपको एगेरिकस भी दिख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ढेर सारे, पूरा जू ही दिख रहा है। तो इससे क्या निकालेंगे हम डाइवर्सिटी का डेफिनेशन निकालेंगे। देखो हम जिस अर्थ पे रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे बहुत ढेर सारे एनिमल्स हैं, बहुत ढेर सारे, लाखों में है, और बहुत ढेर सारे प्लांट्स भी हैं, ठीक है। उनकी अलग अलग वैरायटी है, उनमें अलग अलग भिन्नता है, बहुत सारों में समानता है, बहुत सारों में भिन्नता है। तो ये जो इतने सारे अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग वैरायटीज हैं, यही तो डाइवर्सिटी है और यही तो खूबसूरती है हमारे अर्थ की, कि एक ही अर्थ पे इतने सारे एनिमल्स हैं, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं, जिनको हम शायद हर एक को पर्टिकुलरली पढ़ना भी हमारे लिए संभव नहीं है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको अभी तक हमने खोजा भी नहीं है, जिनके बारे में हमने क्लासिफाई, वर्गीकरण नहीं किया, जिनके बारे में हमें डिटेल्स नहीं पता है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी क्या हो गई कि ये जो विविधताएं हैं, ये जो अलग अलग संरचना, अलग अलग कार्य की अलग अलग चीजें हैं, ये विविधता है। विविधता किसकी पढ़नी है भाई, जैव विविधता, ठीक है। बायो में, तो बायो में क्या आता है, प्लांट ग्रुप भी आते हैं, एनिमल्स ग्रुप भी आते हैं, तो उन सब की क्या हम पढ़ेंगे, विविधता पढ़ेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हम, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जीवों में विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, जैव विविधता क्या है, ठीक है। चलो अब आगे हम देखते हैं कि हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया, किसने किसने क्लासिफिकेशन किया, हमें कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म इस धरती पे दिख रहे थे, ठीक है, बहुत सारे थे। वर्गीकरण तब हुआ नहीं था, हमने तब देखा नहीं था कि कौन किस क्लास में है, कौन किस फाइलम में है, कोई वर्गीकरण नहीं था। तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लीनियस। कौन थे वो, कैरोलस लीनियस, ठीक है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया बेटा, उन्होंने देखा कि ओ इतने सारे जीवित ऑर्गेनिज्म है, चलो मैं सबका वर्गीकरण कर देता हूँ। तो उन्होंने जितने भी जीवित चीजें थी सबको 2 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 2 भागों में। वो 2 भाग कौन से थे,
एक को उन्होंने बोला ये पादप समूह है, दूसरे को उन्होंने बोला ये जंतु समूह है। तो एक हो गया प्लांटी, दूसरा हो गया एनिमिलिया। उन्होंने कहा जितने प्लांट्स जैसे दिख रहे हैं सबको उठा के पादप में डाल देते हैं, और जितने भी एनिमल्स जैसे दिख रहे हैं सबको उठा के एनिमिलिया में डाल देते हैं। तो ये क्या था, ये था दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण किसने दिया, कैरोलस लीनियस ने दिया। ठीक है, इसके बाद भाई एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने तीन जगत वर्गीकरण किया, कुछ टाइम बाद आए। उन्होंने देखा कि जो अमीबा है, जो पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन सब के लक्षण थोड़े अलग हैं। इन सब के लक्षण क्या हैं, थोड़े अलग हैं, इनको एक अलग समूह में रखना चाहिए। तो इन्होंने उसको उठा के निकाल लिया, एक अलग समूह में रख दिया। वो समूह क्या था, प्रोटिस्टा। क्या था, प्रोटिस्टा। तो इन्होंने जो हैकल थे उन्होंने क्या किया, तीन जगत वर्गीकरण दे दिया बेटा, किसके बाद, कैरोलस लीनियस के बाद। और उन्होंने क्या जोड़ा उसमें, प्रोटिस्टा जोड़ दिया। तो अब हमारे पास कितनी चीजें थी, पहले हमारे पास दो थी भाई, एक प्लांटी था, एक एनिमिलिया था। अब हमारे पास कितने हो गए, तीन हो गए, एक प्रोटिस्टा, एक प्लांटी और एक एनिमिलिया, तीन चीजें होंगे। ठीक है, उसके कुछ टाइम बाद, क्योंकि देखो साइंटिस्ट का तो काम ही होता है रिसर्च करते रहना, हर चीज के बारे में पढ़ते रहना। उसके कुछ टाइम बाद एक और साइंटिस्ट आए भाई, जिनका नाम क्या था, कोपलैंड। क्या नाम था, कोपलैंड। ठीक है, इन्होंने देखा कि ये जो बैक्टीरिया जैसी चीजें हैं भाई, ये तो इनके तो सिम्टम्स इन सब में से किसी से मैच नहीं कर रहे, इनको तो अलग ग्रुप में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उसको भी निकाल लिया और एक अलग समूह बना दिया। वो अलग समूह क्या था, क्या था, मोनेरा। तो अब हमारे पास चार जगत वर्गीकरण हो गए, और हमारे पास क्या क्या चीजें हो गई बेटा, हमारे पास था, क्या था, पहले प्लांटी एनिमिलिया था, फिर प्रोटिस्टा आके ऐड हो गया, फिर मोनेरा भी आके ऐड हो गया। कितनी चीजें हो गई, चार चीजें हो गई। ठीक है, अब सबसे लास्ट में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था R.H. विटेकर। क्या नाम था, R.H. विटेकर, जिन्होंने क्या दिया, पांच जगत वर्गीकरण दिया। क्या दिया, पांच जगत वर्गीकरण दिया। और इन्होंने इसमें क्या जोड़ा, मैम हमारे पास तो चार ही जगत थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उसमें से एक फंजाई को निकाला और उसको एक अलग नाम दे दिया, फंजाई। कुछ जीवों को निकाला और उनको एक अलग नाम दे दिया, क्या दे दिया, फंजाई। ठीक है, अब फंजाई क्या होता है मैम, देखो अपन जब बरसात होती है, कुछ रोटी वोटी खराब हो जाती है, ब्रेड, तो देखो इसमें सफेद रंग के ऐसे भसभसी से कुछ हो जाता है, लिसा सा, उसको क्या कहते हैं, हम बोलते हैं ना, इसमें सामान्य भाषा में, घरेलू भाषा में बोलते हैं, अरे इसमें फफूंद लग गई है, अब ये खराब हो गया है, अब ये खाया नहीं जा सकता है। ठीक है, वो फफूंद हो गया। मशरूम खाते हैं पर मशरूम की सब्जी बहुत सारे लोगों को पसंद होती है, वो भी क्या है, वो भी फफूंद है। ठीक है, तो अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये जो 5 जगत वर्गीकरण था, ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण था, ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य है। इसी को आज तक हम क्या करते हैं, हम फॉलो करते आ रहे हैं, जो कि किसने दिया था, R.H. विटेकर ने दिया था। और वो 5 जगत क्या थे, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। फिर से बोलिए मेरे साथ, आप भी बोलिए, प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। ठीक है, तो ये 5 जगत वर्गीकरण हो गया, किसने दिया, मैम R.H. विटेकर ने दिया। ठीक है, अब इन्हीं 5 जगत के कुछ हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि कैसे कैसे इनको बांटा गया भाई, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर, चलो फिर देखते हैं। अरे खुल जाओ भाई। देखो इसमें अब बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होंगी जो मैंने आपको कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, इसीलिए जो भी चैप्टर बन रहे हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो देखो क्या है, जीवधारी है, ऐसे जीवधारी जो प्रोकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्या होता है मैम, प्रोकैरियोट्स वो होता है बेटा जिसमें क्या होता है,
प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ केंद्रक पाया जाता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है, जिनमें केंद्रक वेल डेवलप नहीं होता है। जैसे अपन ने क्या देखा था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कोशिका, तो उसमें हमने बैक्टीरियल सेल को पूरा बना के देखा था। याद करो उसमें क्या क्या पाया जा रहा था, उसमें जो केंद्रक था वो विकसित नहीं था, वो प्रिमिटिव टाइप का था, तो उसको हमने क्या कहा था, प्रोकैरियोटिक। जैसे एग्जांपल बैक्टीरिया। अब इस बैक्टीरिया को किस में रखा गया था, मोनेरा में रख दिया गया। तो हमारा ये जो पहला ग्रुप था वो क्या था, मोनेरा था। ठीक है, अब बाकी के जो यूकैरियोटिक जीव थे भाई, कुछ प्रोकैरियोटिक हैं तो यूकैरियोटिक भी होंगे बाकी के, है ना। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है, यू मतलब होता है सत्य या फिर ट्रू, कैरियोन मतलब आपको पता ही है, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस विकसित केंद्रक पाया जाए उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो यूकैरियोट्स थे ये आगे चल के फिर से दो भागों में विभाजित हो गए भाई। एक हो गए एक कोश की, यानी कि यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होता है, एक कोश की क्या होता है, एक ही कोशिका पाई जाएगी भाई। सफाई भी, शॉपिंग भी, पढ़ना भी, पंचौरा भी सब मुझे ही करना है क्योंकि मैं हूं एक कोशिक एनिमल। ठीक है, तो वो क्या हो गए, एक कोशिका। जैसे एग्जाम्पल क्या आ गया, प्रोटिस्टा ग्रुप, जिसमें क्या क्या आ रहा है, अमीबा, युग्लिना, पैरामीशियम। ठीक है, ये सारे किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में। कैसे हो गए, एक कोशिकी हो गए। ठीक है, अब बाकी के जो बच्चे वो कैसे हो गए मैम, बहुकोशिकीय हो गए, यानी कि मल्टी सेलुलर हो गए। मल्टी सेलुलर मतलब क्या है, ढेर सारे लोग हैं, ढेर सारी कोशिकाएं हैं। अब क्या होगा, कार्य का विभाजन हो जाएगा। तुम झाड़ू लगाओ अगर तुम इस घर में रहना है, और तुम पोछा लगाओ, और तुम खाना बनाओ, और तुम ये करो, और तुम वो करो। क्या किया हमने, कार्य का विभाजन कर लिया। क्यों किया, क्योंकि मल्टी सेलुलर कोशिकाएं हैं भाई, तो सारा काम एक ही कोशिका क्यों करेगी, जब मल्टी सेलुलर है तो कार्य का विभाजन कर लेगी। ठीक है, अब ये जो बहुकोशिकीय थे बेटा, ये भी आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गए। एक कैसे, जिनमें कोशिका भित्ति पाई गई, जिनमें सेल वॉल, कोशिका भित्ति मतलब क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट थी, पाई गई। और दूसरे कैसे थे, जिनमें कोशिका भित्ति सेल वॉल अब्सेंट थी। सेल वॉल क्या थी, अब्सेंट थी। अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बताया था कि किसमें किसमें सेल वॉल पाई जाएगी, किन किन ग्रुप्स में, और किन किन ग्रुप्स में कोशिका यानी सेल वॉल, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाएगी, है ना। तो आप बताएंगे क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि मैम कोशिका भित्ति जिनमें पाई जाती है, एक तो हमने पढ़ा था फंजाई, जो कि मैम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे थे, जो कि प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। ठीक है, वो उनका एग्जाम्पल क्या है, फंजाई। दूसरे जिनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, याद करो फंजाई में किसकी कोशिका भित्ति पाई जाती है, काइटिन की। किसकी, काइटिन की। ठीक है, और दूसरे पादप समूह थे भाई, याद करो जब मैंने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाया था ना, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ऐसे करके कुछ बनाया था, याद करो। तो उसमें मैंने क्या बोला था, जो सबसे आउटर लेयर होगी वो क्या होगी, कोशिका भित्ति की होगी। ठीक है, तो प्लांटी हो गए, जिसमें पादप जगत हो गए, जिसमें कोशिका भित्ति पाई गई। अब ये पादप जगत भी आगे चल के दो भागों में विभाजित हो गए। एक हो गया क्रिप्टोगैमस, यानी कि जिसमें फूल, बीज, फल ये सब ना पाए जाएं, और दूसरे हो गए फेनरोगैमस, जिसमें फूल, बीज ये सब पाए जाएं। उनको हमने क्या किया दिया, फेनरोगैमस। इधर कोशिका भित्ति जिनमें पाई गई वो हमने देख लिया, फंजाई थे, पादप समूह था। अब कोशिका भित्ति जिनमें नहीं पाई गई वो क्या थे, हमें तो हमेशा से पता था मैम, एनिमीलिया। ठीक है, क्योंकि हमने जब पादप का और जंतु का कोशिका का क्या बनाया था, डायग्राम बनाया था, तो हमने देखा था कि जब मैम हमने जंतु कोशिका का डायग्राम बनाया था तो जो सबसे बाहरी लेयर थी वो क्या थी, अरे मैम वो कोशिका झिल्ली थी, ना कि कोशिका भित्ति थी। तो जितने भी एनिमल्स यानी जंतु जगत के प्राणी होते हैं मैम, उसमें तो कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, उसमें क्या पाया जाता है बेटा, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। ठीक है, अब चलो भाई आगे देख लेते हैं। अब ये जो क्रिप्टोगैमस थे, यानी जिनका क्या था, फूल बीज रहित जो थे, वो भी आगे चल के दो भागों में विभाजित हो जाते हैं।
एक होता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है मैम? जिनमें थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। थैलस लाइक मतलब जब आप इनको बाहर से देखोगे तो कोई विभेदन नहीं दिखेगा, जड़ अलग, तना अलग, पत्ती अलग, ऐसा नहीं दिखेगा। एक सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, एक सिंपल थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर दिख जाएगा, कोई भी जड़, तना या पत्ती नहीं दिखेगा। ठीक है, दूसरे क्या हो गए भाई? ये तो हो गए क्या? थैलोफाइटा। दूसरे क्या हो गए? जिसमें विभेदन दिखेगा, यानी कि तना दिखेगा, यानी कि जड़ भी दिखेगा और पत्ती जैसी संरचना भी दिखेगी। ठीक है, उसमें क्या क्या आ गए? उसमें क्या क्या आ गए? ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और है, जड़, तना, पत्ती तो दिखेगी, ठीक है, जैसे कि ब्रायोफाइटा में, लेकिन वो ट्रू रूट, ट्रू स्टेम्स और ट्रू लीव्स नहीं होगी भाई। आप बोलेंगे मैम ये क्या कह रही हैं? इसका मतलब है बेटा कि जड़ जैसी, तनी जैसी, उनके स्थान पे कुछ और ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा जो थोड़ा बहुत उनका काम करे, लेकिन अभी वो सत्य नहीं पाया जाएगा। उनका काम करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई काम करने के लिए नहीं होता है तो हम टेम्परेरी बेसिस पे किसी को रख लेते हैं काम करने के लिए, ठीक है, वैसे ही इनमें अभी ट्रू लीव्स, ट्रू पत्ती, ट्रू लीव्स नहीं पाई जा रही है। क्या पाया जा रहा है? उनकी जगह पे कुछ और, उनका काम करने के लिए कुछ और स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं। जब आप आगे 11th क्लास में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब ये जो विभेदित पादप शरीर है, इसमें क्या हो रहा है? इसमें भी दो ग्रुप हैं, एक हो गया ब्रायोफाइटा, एक हो गया टेरिडोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्यों हुए भाई? जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया गया। ब्रायोफाइटा कौन है? जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया गया। अब आप बोलेंगे मैम संवहन ऊतक क्या होता है? देखो, तुम खाना खाते हो, है ना, पानी पीते हो, तो ये सब कौन कर रहा है? हमारा बॉडी कर रहा है। हमारे बॉडी में भी कोई ऐसी चीज होगी जो ये कर रही होगी। वैसे ही प्लांट में जो जल और खनिज लवण होता है, उसका ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम करता है। और खाने का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? कौन उसको जा जाके सबको पहुंचाता है? कौन उसका परिवहन करता है? मैम फ्लोएम करता है। तो जाइलम और फ्लोएम मिलके ही क्या बनाते हैं? संवहन ऊतक बना देते हैं। जाइलम और फ्लोएम मिलके क्या बनाते हैं? संवहन ऊतक बना देते हैं। ठीक है, तो जिनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जा रहा है भाई, वो कौन है? वो है ब्रायोफाइटा। और जिनमें संवहन ऊतक पाए जा रहे हैं लेकिन वो क्या है? बीज रहित है, वो कौन है? मैम टेरिडोफाइटा है। ठीक है, अभी इन सारे ग्रुप्स को, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अभी इन सब को हम डिटेल में भी हल्का हल्का पढ़ेंगे, इसलिए घबराना नहीं। आपके लिए नई चीजें हैं, टफ हो सकती है, लेकिन इसमें टफ जैसा कुछ नहीं है। सोचो हमें कितनी चीजें जानने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही है अपने नेचर के बारे में, जो हमारे अगल बगल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बारे में। ठीक है, अब ये डिवीजन तो यहाँ पे हो गया। अब जो फेनोरोगैमस थे, जिनमें फूल, बीज, ये सब पाया जा रहा था बेटा, उनको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक को बोला गया जिम्नोस्पर्म, दूसरे को बोला गया एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है? जिम्नोस्पर्म वो थे बेटा जिसमें नग्न बीज पाए गए। क्या थे? नग्न, ये नग्न है, नग्न, नेकेड, नग्न बीज पाए गए। नग्न बीज क्या होता है मैम? नग्न बीज मतलब होता है बेटा, ये बीज है और बीज के बाहर चारों ओर, ये बीज है और बीज के बाहर चारों ओर कोई भी आवरण ना हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। फिर कौन बने? एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या थे मैम? जिसमें आपने सबसे पहली बार फूल देखे, जिसमें आप सबसे पहली बार फल खाए, वो कौन थे? वो थे एंजियोस्पर्म। हम लोग ये आम, जामुन, ये सब खाते हैं, सब क्या है? एंजियोस्पर्म्स ही हैं। पहली बार हमने फलों का स्वाद कहाँ चखा? एंजियोस्पर्म्स में चखा। क्यों चखा? क्योंकि ये सबसे हाईली डेवलप्ड प्लांट्स थे। ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा सबसे निम्न, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और ये है एंजियोस्पर्म, जहां पे क्या है? विकसित है एकदम, जहां पे हमें फूल दिख रहे हैं, जहां पे हमें फल दिख रहे हैं, वो कौन है? वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो अब ये जो एंजियोस्पर्म है, इनको भी भाई दो भागों में बांट दिया गया। एक है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। अब एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या होता है? देखो, हम लोग काला चना खाते हैं ना अपने घर में, काला चना नवरात्र वगैरह में हम उसको चढ़ाते भी हैं प्रसाद के रूप में, या काबुली चना भी खाते हैं जिसका अपन छोला बनाते हैं। ठीक है, टेस्टी, आई लव छोला। ठीक है, तो देखो,
जब आप काला चना देखते हो बेटा, जब उसको भिगो दो रात में, सुबह आप देखो जब वो फूल जाता है तो उसके दोनों पार्ट्स अलग हो सकते हैं, ऐसा दिखता है। अगर उसको अलग करो, उबाल दो, तो देखो वो ऐसा ऐसा अलग हो जाएगा, दो कॉटिलिडन्स पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे पौधे जिनमें दो कॉटिलिडन्स पाए जाए वो क्या कहलाते हैं? द्विबीजपत्री। अब जैसे गेहूं है, गेहूं में क्या है? एक ही कॉटिलिडन्स पाया जा रहा है, तो गेहूं क्या हो गया? एक बीजपत्री। तो ऐसे पौधे जिसमें एक कॉटिलिडन्स पाया जाए एक बीजपत्री, जिसमें दो कॉटिलिडन्स पाए जाए द्विबीजपत्री, ठीक है। जैसे एक बीजपत्री का एग्जांपल है गेहूं, चावल, मक्का। द्विबीजपत्री का क्या है? दालें, चना, आम, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो, अब आगे हम क्या देख रहे हैं, ये तो हम देख चुके हैं। अब हम देख रहे हैं टैक्सोनॉमी क्या होता है। व्हाट इज टैक्सोनॉमी? किसी को पता है? किसी को पता है तो बताओ कमेंट बॉक्स में कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, ठीक है। देखो, यह जीव विज्ञान का वह भाग है जिसमें नाम पद्धति, पहचान व जीवों का वर्गीकरण करते हैं। कॉर्लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। कैरोलस लीनियस जो थे, कैरोलस लीनियस कहाँ सुना था हमने? याद करो याद करो याद करो, अभी हमने कैरोलस लीनियस के बारे में बात की थी। कहाँ पे बात की थी? बिल्कुल सही मैम, वो कैरोलस लीनियस ही तो थे जिन्होंने दो जगत वर्गीकरण दिया था, और क्या बोला था? एक पादप समूह है और दूसरा एनिमल समूह है, ठीक है। और यही कैरोलस लीनियस, सोचो कितने टैलेंटेड थे, यही कैरोलस लीनियस ने, इनको हम क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमी का जनक, यानी टैक्सोनॉमी के फादर, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हैं इनको। किसको? कैरोलस लीनियस को, ठीक है। अब टैक्सोनॉमी क्या है बेटा? तो देखो, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम नाम पद्धति करते हैं, किसी को पहचानते हैं और फिर उनका वर्गीकरण करते हैं। अब देखो, नाम पद्धति क्यों करते हैं? क्यों हमने किसी का नाम रखा? क्यों हम उसकी पहचान कर रहे हैं? भाई, नाम नहीं रखेंगे, पहचानेंगे नहीं, तो वर्गीकरण कैसे करेंगे? देखो, हम सिंपल भाषा में बोलते हैं। जैसे आप कहीं जाते हो, सपोज कि आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आपसे पहले पूछा जाएगा, भाई तुम्हारा नाम क्या है? आप बताओगे। फिर पूछा जाएगा आपका सर नेम क्या है, आपका कास्ट क्या है, आप बताओगे। फिर आपसे पूछा जाएगा आप किस शहर में रहते हो, आप बताओगे। फिर पूछा जाएगा आप किस जिले में रहते हो, किस प्रदेश में रहते हो, और फिर सबसे आखिर में किस देश में रहते हो। तो ये क्या है? ये आप अपने बारे में जितनी बातें बताते जा रहे हैं तो सामने वाला समझता जा रहा है ना कि आप कहाँ से आए हैं, आप किस कम्युनिटी से हैं, आपका कहाँ से लिंक है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो, क्यों हमने नामकरण किया। दूसरा एग्जांपल ये कि सपोज हम आलू हैं, जैसे हम सब आलू खाते हैं, पोटैटो, आलू, ठीक है। अभी हम आलू को आलू बोलते हैं। मान लो इन केस अमेरिका वाले आलू को कुछ और बुलाते हैं, ठीक है। या प्याज ले लो, प्याज ले लो, हम प्याज बोलते हैं। हम यूपी वाले, हम बिहार वाले, हम लोग प्याज को प्याज बोलते हैं। पर जो लोग कहाँ रहते हैं, मुंबई साइड में, वो उसको कांदा बोलते हैं। अब आप वहां जाएंगे, बोलेंगे मेरे को प्याज चाहिए, उनको समझ में नहीं आएगा। आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाओ, वहां पे उसको कुछ और बोल देते हैं, आप समझ ही नहीं पाओगे, मांगते रह जाओगे, मिलेगा ही नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया? हमने डिसाइड किया कि भाई हम सबका एक साइंटिफिक नेम रखेंगे, और वो साइंटिफिक नेम जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी जगह है, सब जगह होगा। जैसे आप आलू को आलू बुला लो, अमेरिका वाले आलू को कचालू बुला ले, नो मैटर। आप आम को आम बुलाओ, अमेरिका वाले उसको चाम बुलाएं, लाम बुलाएं, नो मैटर। साइंटिफिक नेम क्या है आम का? मैंगीफेरा इंडिका। तो आप चाहे भारत में रहो, चाहे चीन में रहो, चाहे जापान में रहो, आप बोलोगे कि मैंगीफेरा इंडिका, तो वो समझ जाएंगे आप किसकी बात कर रहे हो, आप आम की ही बात कर रहे हो, ठीक है। तो क्या डिसाइड किया कि हम सबका एक नाम रखेंगे जो यूनिवर्सल होगा, जो यूनिवर्सल होगा, सारे देश, सभी लोग उसको मानने के लिए बाध्य होंगे, ठीक है। तो इससे क्या किया हमने? नाम पद्धति की। जैसे आपका घर का नाम कुछ भी हो, चिंटू, मिंटू, गोलू, मोलू, लेकिन आपका स्कूल का नाम तो एक ही होता है जो आपकी हर मार्कशीट में फिल होता है। आप जॉब करोगे वहां पे फिल होगा, कहीं भी किसी भी सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा, है ना। तो क्यों? क्योंकि वो एक यूनिवर्सल नेम है, उसी से आपकी पहचान है, उसी से आपको जाना जाएगा। जैसे हम ह्यूमंस है, हमारा भी एक साइंटिफिक नेम है, क्या है? होमो सैपियंस, ठीक है। तो जितने भी मनुष्य हैं सबका एक ही साइंटिफिक नेम है। हम सब किस में आते हैं? होमो सैपियंस में आते हैं। मटर है, पाइसम सेटाइवम,
उसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है, सबका है, मेढक है, राना टिग्रीना। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, एक साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने नाम पद्धति की, पहले हम पहचानते हैं, फिर उनका नाम लिखते हैं और फिर उनका वर्गीकरण कर देते हैं। भाई वर्गीकरण कर देते हैं कि अब इनको किस ग्रुप में रखना है। मान लो हमने किसी को देखा, हमें कोई नई चीज मिली, हम उसको पकड़ के लाए, हमने उसको पहचाना, ओ अच्छा ये तो किसकी तरह दिख रहा है, ये तो किसी पौधे की तरह लग रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने उसका नामकरण किया। मान लो पहले से हुआ हो तो ठीक है, नहीं तो हम उसका एक नाम पेटेंट करेंगे, ठीक है। और फिर हम उसको किस में डाल देंगे, पादप समूह में। अगर उसके लक्षण किससे मिल रहे होंगे, जंतुओं से मिल रहे होंगे, तो हम उसको किस में डाल देंगे, जंतु समूह में डाल देंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, देखो वर्गीकरण। सभी जीवों को उनके समान व विभिन्न गुणों के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। फिर से इस पे भी हम बात कर चुके हैं कि किस आधार पर बांटेंगे, जो सामान्य और जो विशिष्ट गुण है। जैसे हम स्कूल में इतनी सारी क्लासेस बांट देते हैं, किस बेसिस पे बांट देते हैं, जो उनके सामान्य गुण है, उनका आयु क्या है, उनका मानसिक स्तर क्या है, उनका शारीरिक स्तर क्या है, ठीक है। इस आधार पर हमने क्या किया, उनको बांट दिया। तो वैसे ही साइंस में हम क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं उनके समान वह विभिन्न गुणों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ समानता समानता देखते हैं, ऐसा नहीं है, जितनी भी उनमें समानता है, क्या क्या चीजें उनमें कॉमन है, और जितनी भी उसमें विभिन्नता है बेटा, क्या क्या चीजें उसमें अलग है, इन चीजों के आधार पर बांटना ही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखो नाम पद्धति, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर, क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर, ठीक है। विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से विभिन्न जंतुओं को बुलाया जाता है। विभिन्न देशों में, अलग अलग कंट्रीज में विभिन्न नामों से, अलग अलग चीजों को बुलाया जाता है, जिससे परेशानी हो सकती है भाई। इसलिए द्विनाम पद्धति, जो कि किसने दिया था, कैरोलस लीनियस। फिर से कैरोलस लीनियस आ गया। आप बोलेंगे मैम कैरोलस लीनियस ने कितना काम किया है, कितना, सोचो कितना काम किया है। कैरोलस लीनियस ने दो जगत वर्गीकरण भी दे दिया, कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कह दिया। अब द्विनाम पद्धति भी कैरोलस लीनियस ने दे दिया। अब ये द्विनाम पद्धति क्या है, चलो अभी समझेंगे कि ये द्विनाम पद्धति क्या है, ठीक है। जीव वैज्ञानिक नाम लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। कैरोलस लीनियस जो थे, कार्ल लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस जो थे बेटा, कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने दिया द्विनाम पद्धति। ये द्विनाम पद्धति क्या है, इन्होंने बोला जितने भी जीवित समूह है, जितने भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, सब में हम दो तरह की चीजें लिखेंगे। पहला उसका जीनस लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, स्पीशीज बताएंगे। पहला उसका जीनस बताएंगे और फिर क्या बताएंगे, स्पीशीज बताएंगे। द्विनाम यानी दो नाम, एक ये जीनस लिखेंगे और दूसरा ये स्पीशीज लिखेंगे, तो ये क्या हो गया, द्विनाम। क्योंकि हम क्या बता रहे हैं, हम दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, कैरोलस लीनियस ने कहा कि जो जीनस है, जीनस का नाम स्पीशीज यानी कि जाति से पहले लिखा जाएगा। जो जीनस है, जीनस जो है ये स्पीशीज, स्पीशीज को हम हिंदी में क्या कहते हैं, जाति। तो जाति से पहले किसी का भी क्या लिखा जाएगा, जीनस लिखा जाएगा। तो द्विनाम पद्धति में हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या लिखते हैं, एक जीनस लिखते हैं और दूसरा स्पीशीज लिखते हैं। जैसे मैंजीफेरा इंडिका, आम का साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा क्या हो गया, जीनस हो गया। इंडिका क्या हो गई, स्पीशीज, उसकी जाति हो गई। राना टिग्रीना, राना क्या हो गया, जीनस हो गया। टिग्रीना क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। पाइसम सेटाइवम, मटर, पाइसम क्या हो गया, जीनस हो गया। सेटाइवम क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। होमो सैपियंस हमारा साइंटिफिक नेम, ठीक है। होमो क्या हो गया, जीनस हो गया। सैपियंस क्या हो गया, स्पीशीज हो गया। समझ गए। अब देखो इसके कुछ रूल्स भी थे भाई कि कैसे लिखा जाता है। अब ये बता रहे हैं कि जीनस का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है। जैसे आपको होमो सैपियंस लिखना है तो ये जीनस लिखा आपने, तो ये जीनस का जो पहला अक्षर है, जीनस का जो पहला अक्षर है वो आप हमेशा बड़ा लिखेंगे, छोटा स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। कैसा लिखेंगे मैम, बड़ा लिखेंगे, ठीक है।
जबकि स्पीशीज का नाम हमेशा स्मॉल अल्फाबेट से लिखा जाता है। अब जैसे आपने होमो लिख दिया, पहला लेटर बड़ा लिखा, आप इसके बाद जब आप स्पीशीज लिखेंगे तो आपको क्या लिखना है, सैपियंस, तो आप क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। जैसे आपने लिखा पाइसम सेटाइवम, तो पी हमेशा बड़ा होगा, पाइसम। और जब आप सेटाइवम लिखोगे बेटा तो क्या करोगे, इसको स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, क्या करोगे, स्मॉल लेटर्स में लिखोगे, ठीक है। छपे हुए रूप में जीनस व स्पीशीज हमेशा इटैलिक लिखे जाते हैं। अगर मान लो वो बुक में प्रिंट है, आपको कहीं छापना है, तो आप हमेशा इटैलिक उनको इस तरीके से, इटैलिक देखो थोड़ा हल्का ऐसे तिरछा करके लिखते हैं, इस फॉर्मेट में लिखोगे। लेकिन अगर आप हाथ से लिख रहे हो, जैसे मैंने हाथ से लिखा है, तो हमेशा अंडरलाइन करोगे, हमेशा अंडरलाइन करोगे। अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो हमेशा जीनस व स्पीशीज को अलग अलग रेखांकित करोगे, ऐसे नहीं लिख दोगे। देखो मान लो आपने ऐसे लिखा पाइसम सेटाइवम, ठीक है, तो ऐसा नहीं लिख दोगे कि एक लाइन खींचो और यहां से यहां तक लिख दो, ये गलत है। कैसे सही तरीका है, सही तरीका क्या है कि आप ऐसे लिखोगे, एक लाइन यहां से यहां तक खींचोगे जीनस के नीचे, और दूसरी लाइन यहां से यहां तक खींचोगे स्पीशीज के नीचे लिखोगे, ठीक है। जैसे कि मनुष्य होमो सैपियंस, ठीक है, होमो अलग लाइन, सैपियंस अलग लाइन, एच बड़ा होगा, एस क्या होगा, स्मॉल होगा। टाइगर का नाम क्या है, पैंथेरा टाइग्रिस, देखो पी बड़ा है और जो पहला स्पीशीज का लेटर है वो क्या है, छोटा है, समझ गए। तो जो द्विनाम पद्धति थी किसने दी थी, मैम कैरोलस लिनस ने दिया था। क्या कहा था कि किसी भी जीवित, अगर हम किसी भी जीवित का वर्गीकरण कर रहे हैं तो हम एक उसका जीनस बताएंगे, दूसरा स्पीशीज बताएंगे। जीनस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा, और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैसा होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। चलो फिर अब देखो क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है। जीवों को लक्षणों की समानता और असमानताओं के आधार पर समूह में बांट दिया जाता है। जितने भी जीव हैं उनको उनकी समानता यानी उनमें क्या क्या कॉमन है और असमानता क्या क्या डिफरेंट है उसके आधार पर कर दिया जाता है, समूहों में बांट दिया जाता है। और यही बांटना क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है, ठीक है। सबसे पहले 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को दो भागों में बांटा था, एक पौधे और दूसरा जंतु। बताया था मैंने, जिसको हमने क्या कहा था, दो जगत वर्गीकरण कहा था। तो उन्होंने कितने में बांटा था बेटा, दो भागों में, एक को हमने पौधा कहा था, दूसरे को हमने क्या कहा था, जंतु कहा था, ठीक है। उसके बाद 1959 में विटेकर ने, क्योंकि दूसरा तो हमने देख लिया, तीसरा चौथा क्या था उसको हम इतना मतलब इतना ज्यादा नहीं वो करते हैं, बस हम उनके बारे में बता दिया आपको। सबसे ज्यादा सर्वमान्य क्या है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत वर्गीकरण, जो कि किसने दिया था, RH विटेकर ने दिया था, ठीक है। तो विटेकर ने क्या किया था, रॉबर्ट RH विटेकर यानी कि रॉबर्ट विटेकर ने जीवों को 5 वर्गों में बांटा, 5 किंगडम में बांटा। और वो 5 किंगडम क्या क्या थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या आया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई, ठीक है। अब देखो सन 1977 में कार्ल हुज ने मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में बांट दिया था। इसके बाद भी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बाद भी क्लासिफिकेशन आया था जिसको हम 6 जगत वर्गीकरण कहते हैं, लेकिन उसको हम इतना सर्वमान्य नहीं, मतलब उसके बारे में हम इतना नहीं पढ़ते। तो उस 6 जगत में क्या हुआ था, 6 जगत में ये जो मोनेरा था कहाँ गया भाई, ये जो मोनेरा था, उन्होंने इस मोनेरा में भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक को बोल दिया था आर्की बैक्टीरिया और दूसरे को बोल दिया था यू बैक्टीरिया, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। अब देखो वर्गीकरण के लाभ क्या क्या हुए, जो हमने इतनी मेहनत की उसका हमें क्या क्या फायदा मिला, ठीक है। तो सबसे पहले जो असंख्य जीवों के अध्ययन को आसानी से कर लिया हमने, विभिन्न समूहों के मध्य संबंध भी देख लिया हमने, यह जीवन के सभी रूपों को एक नजर में प्रदर्शित करता है। जीव विज्ञान के कुछ अनुसंधान वर्गीकरण पर आधारित हैं, ठीक है।
जीवों को विविधता को स्पष्ट करने में सहायक है। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे वर्गीकरण के लाभ हो गए बेटा। ठीक है, वर्गीकरण लिखने के लिए निम्न प्रारूप का प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्गीकरण का पदानुक्रम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अपने डिटेल किसी को देंगे तो आप बताएंगे आपका नाम क्या है, फिर आपका सरनेम क्या है, आपका मोहल्ला क्या है, आप किस शहर में रहते हो, फिर आप किस जिले में रहते हो, फिर आप किस स्टेट में रहते हो, और फिर आप किस कंट्री में रहते हो। ठीक है, उससे भी ऊपर जाओगे तो बताओगे भाई हम अर्थ से आए हैं। ठीक है, ये हो गया। वैसे ही जब हम जीवित चीजों का वर्गीकरण करते हैं तो हम ये इतनी चीजें लिखते हैं, इतने भागों में उसको बांटते हैं। क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जगत, जिसको क्या कह रहे हैं, किंगडम कह रहे हैं। फिर क्या लिखेंगे, फाइलम, जगत के बाद क्या आता है, फाइलम। फिर क्या लिखेंगे, वर्ग बताएंगे उसका। फिर क्या बताएंगे, वर्ग के बाद क्या बताएंगे, गण बताएंगे। फिर गण के बाद क्या बताएंगे, कुल, किस फैमिली से है, कुल बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, वंश बताएंगे, जीनस बताएंगे। फिर क्या बताएंगे, जाति बताएंगे। ठीक है, तो इन सब में सबसे बड़ी यूनिट क्या हो गई मैम, जगत हो गई। जगत, किंगडम सबसे बड़ा है। ठीक है, जैसे प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सब उसमें आ रहे हैं। जैसे आपने बोला प्लांट किंगडम, तो जितने भी प्लांट्स है सब उसके अंदर आ गए, सब उसके अंदर आ गए। फिर क्या कहा आपने, फाइलम, अब उसको किस में बांटा, फाइलम में बांटा। जैसे आपने बोला एनिमल किंगडम, सारे एनिमल्स उसमें आ गए, ये क्या हो गया, किंगडम हो गया। अब फाइलम में उसको बांटो, तो फाइलम में किस में बांटोगे, बहुत सारे। फिर नॉन वर्टिब्रेटा में बांटोगे, नॉन कॉर्डेट्स में बांटोगे, उसमें भी नॉन जो वर्टिब्रेटा होते हैं उसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थीज, एस्केलेंथीज, मोलस्का, एनेलिडा, ऑर्थोबोटा, इकाइनोडर्मेटा, ये सब क्या है, ये सब उसके फाइलम है। ठीक है, फिर उसके नीचे आओगे तो क्या आएगा, क्लास। अब वो किस वर्ग से आ रहे हैं ये बताओगे। फिर गण बताओगे, यानी कि किस ऑर्डर में आते हैं। फिर उनकी फैमिली बताओगे। फिर क्या बताओगे, वंश, जैसे हमने देखा होमो सैपियंस, तो क्या है, होमो। ठीक है, वंश यानी क्या, जीनस, होमो हो गया। ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में जाति बता दोगे, जैसे कि क्या, सैपियंस बता दोगे। ठीक है, तो इसमें इस वर्गीकरण के जो चरण है, इसमें सबसे छोटा क्या है, जाति है, और सबसे बड़ा क्या है, जगत है। ठीक है, चलो अब 5 जगत वर्गीकरण में मुख्य रूप से जीवों के वर्गीकरण के लिए निम्न आधार बताए गए। मतलब जो हमने 5 जगत, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हम 5 जगत वर्गीकरण को सबसे ज्यादा मानते हैं और हम उसी पे क्या करते हैं, उसी के हिसाब से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 जगत वर्गीकरण था, वो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, किन किन आधारों के आधार पर ये जो जितने भी जीवित समूह थे उनको बांटा गया। तो देखो वो आधार क्या थे बेटा, पहला था कोशिका का प्रकार भाई, यानी टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, किस प्रकार की कोशिका है, इस आधार पर उनको बांटा गया था। ठीक है, तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये प्राथमिक अल्प विकसित कोशिकाएं हैं, क्योंकि इसमें क्या है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अल्प विकसित है। ठीक है, जिसमें केंद्रक बिना झिल्ली के होता है। याद करो जब बैक्टीरियल सेल बनाई थी तो ऐसे ही बना दिया था, उसके बाहर क्या था, कोई लेयर नहीं था, जिसको हमने क्या कहा था, न्यूक्लियोइड कहा था। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी क्या हो गई, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ये विकसित कोशिकाएं होती हैं जिसमें अंगक व पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका आपने देखी थी जिसमें वेल डेवलप केंद्रक होगा, यहाँ पे ईआर पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स सब पाया जाएगा, है ना, गोल्जी बॉडी। याद करो जब हमने कोशिका का स्ट्रक्चर बनाया था तो किस आधार पर बांटा गया, पहला आधार क्या था, कोशिका का प्रकार, यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वो प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। ठीक है, दूसरा आधार क्या था भाई, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर क्या था, यानी कि कोशिका स्तर सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं जो जीवन की मौलिक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्या डिफिनेशन है कोशिका की, क्या है कि कोशिका जो होता है वो शरीर की संरचनात्मक तथा फंक्शनात्मक यानी कि कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, जैसे सेल्स कोशिका मिलके क्या बनाती हैं, ये भी हम पढ़े थे, ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, अंग मिलके क्या बनाते हैं,
अंग तंत्र बनाते हैं मैम, और अंग तंत्र से फाइनली क्या बनता है, बॉडी बन जाता है मैम, शरीर बन जाता है। ठीक है, तो देखो ऊतक स्तर कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतक को कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना तथा कारिका एक समान होते हैं। ठीक है, अंग स्तर विभिन्न ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं जो किसी कार्य को पूरा करते हैं। वही बात है कि कोशिकाएं, एक कोशिकाएं, ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना लेंगे, ऊतक से आगे चल के अंग बनेगा, अंग से अंग तंत्र बनेगा और फाइनली उससे क्या बन जाएगा, बॉडी बन जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे लास्ट में अंग तंत्र स्तर आया, विभिन्न अंग मिलकर अंग तंत्र बना देते हैं जो कि जटिल बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न जैव क्रियाएं करता है। ठीक है, अब ये जटिल पूरा क्या होगा, स्तर हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए, और यह क्या करेंगे, यही जो शरीर का सारा कार्य करेंगे। जैसे पाचन तंत्र है, भोजन का पाचन करेगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र है, उत्सर्जन का काम करेगा, श्वसन तंत्र है, श्वसन का काम करेगा। अब क्या है, अलग अलग अंग तंत्र बन गए और वो अलग अलग अंग तंत्र मिलके क्या बना रहे हैं, पूरा बॉडी बना रहे हैं जिसमें ये सारी क्रियाएं क्या हो रही हैं, सुचारू रूप से चल रही हैं। ठीक है, चलो अब तीसरा देखते हैं क्या भाई, तीसरा है बॉडी स्ट्रक्चर, यानी कि शरीर की संरचना, शरीर की संरचना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, एक कोशिकीय जीव, ऐसे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं और सभी जैविक क्रियाएं कर रहे होते हैं उनको एक कोशिकीय जीव बोल देते हैं। दूसरा क्या है, बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका के होते हैं। ठीक है, और विभिन्न कार्य विभिन्न कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है, ये कोई और कार्य कर रही है, ये मिलके कोई और कार्य कर रही है, ये कोई और कार्य कर रही है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या था, अगला था कि भोजन प्राप्त करने का क्या तरीका है भाई, ये भी देखा गया था, भोजन प्राप्त करने का क्या तरीका, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, भोजन प्राप्त करने का क्या तरीका था, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, ये भी देखा गया था। ठीक है, तो देखो क्या था, स्वपोषी ऑटोट्रोप्स हुए सबसे पहले, यानी वे जीव जो, देखो ये न्यूट्रिशन में क्या है कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने तरीके से हो सकता है, मेनली दो तरीके से हो सकता है, या तो वो अपना खाना खुद बना लें और या तो वो अपना खाना किसी दूसरे से ले लें। अगर उन्होंने अपना खाना खुद से बना लिया तब उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। अगर उन्होंने अपना खाना दूसरों से ले लिया तब उन्हें हम क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। ठीक है, जैसे प्लांट्स हैं, अपनी जगह पे खड़े रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, उनके पास क्या होता है, अपना क्लोरोफिल है, सनलाइट आ रही है, नीचे से पानी ले रहे हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना ले रहे हैं, तो क्या है, स्वपोषी है। ठीक है, बाकी सारे जो जंतु हैं वो क्या है, जो अपना खाना दूसरों से ले रहे हैं वो क्या है, परपोषी या विषमपोषी है। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम हम भी अपना खाना खुद बनाते हैं, तो भाई अब किसी ना किसी से ले रहे हो ना, प्लांट से ले रहे हो या एनिमल से ले रहे हो, सिर्फ आप उसको कुक कर रहे हो, ले तो किसी और से रहे हो ना, तो क्या हुए, विषमपोषी। ठीक है, तो स्वपोषी क्या हुए, वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। दूसरा क्या है, परपोषी, यानी कि हेट्रोट्रोप्स, जो अपने भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर होते हैं, वो कहते हैं भाई तुम थोड़ी मदद कर दो तो मैं अपना खाना खुद से बना लूं। ठीक है, तो उनको हमने क्या कहा, उनको हमने कहा परपोषी। ठीक है, अब देखो ये जो 5 जगत वर्गीकरण है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, उसका एक चार्ट है जिसमें उसके बारे में सारी चीजें लिखी है। इससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी होगी, एक ही चार्ट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो हमने क्या क्या देखा था, हमने देखा था मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, मोनेरा जो है वो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, बाकी सब कैसे हैं मैम, यूकैरियोटिक है। ठीक है, मोनेरा कैसा है, मोनेरा की कोशिका भित्ति कैसी है, सेलुलोज रहित है। ठीक है, बहुसर्कराइड है और प्लस अमीनो अम्ल की बनी है, बहुसर्कराइड और अमीनो अम्ल की बनी है। ठीक है, प्रोटिस्टा में क्या है, कुछ में सेल वॉल पाई जा रही है और कुछ में नहीं पाई जा रही है। ठीक है, फंजाई में किसकी है, उपस्थित है, काइटिन है, सेलुलोज रहित है, यानी सेलुलोज रहित है। ठीक है, ठीक है, देखो प्लांटी क्या है, प्लांटी में क्या होता है, सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति जो है वो पाई जाएगी, किसकी बनी होगी बेटा, सेलुलोज की, सेलुलोज की पाई जाएगी। ठीक है, एनिमिलिया में आपको पता है, क्या पता है कि सेल वॉल अनुपस्थित होती है। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर क्या है, केंद्रक झिल्ली, तो प्रोकैरियोट्स मोनेरा में क्या होगा, अनुपस्थित होगी, प्रोटिस्टा में क्या होगा, उपस्थित होगी, फंजाई में उपस्थित होगी, प्लांटी में उपस्थित होगी, किसके बाद होगी, सेल वॉल के बाद सेकेंड लेयर होगी। ठीक है,
एनिमेलिया में उपस्थित होगी। अब कार्य संरचना, मोनेरा कैसे हैं, कोशिकीय हैं। प्रोटिस्टा कैसे हैं, कोशिकीय हैं। फंजाई कैसे हैं, बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है। अब प्लांटी कैसे हैं, प्लांटी तक क्या हो गया, इसमें फंजाई में आपको ऊतक भी दिखने लगे, प्लांटी में भी ऊतक और अंग पाए जा रहे हैं, और एनिमल में क्या है, ऊतक, अंग और अंग तंत्र भी पाए जा रहे हैं। भाई यहाँ पे क्या बन गए, अंग तंत्र भी बन गए। पोषण की विधियां क्या है, मोनेरा देखो स्वपोषी भी हो सकते हैं, रसायन संश्लेषी भी हो सकते हैं और प्रकाश संश्लेषी भी हो सकते हैं। ठीक है। मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है जिसके कुछ मेंबर्स क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि वो उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रसायन संश्लेषण करेंगे, कुछ केमिकल्स की मदद से अपना खाना बनाएंगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, रसायन संश्लेषी कहेंगे। ठीक है। अब प्रोटिस्टा को देख लो, प्रोटिस्टा में क्या है, प्रोटिस्टा कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी करेंगे तथा परपोषी भी हो सकते हैं, यानी कि दूसरे से भी अपना खाना ले सकते हैं और खुद से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रोटिस्टा में एग्जांपल है यूग्लिना का। यूग्लिना क्या होता है, उसका न्यूट्रिशन क्या होता है, प्लांट जैसा भी होता है, एनिमल जैसा भी होता है। ठीक है। अब फंजाई क्या होता है, परपोषी होंगे, सिर्फ मृतपोषी और परजीवी होंगे, यानी कि डेड चीजों से, सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेंगे या फिर परजीवी दूसरों से लेंगे। ठीक है। प्लांटी कैसे होंगे, स्वपोषी होंगे, भाई प्रकाश संश्लेषण अपना खुद से करेंगे। क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण अपना खुद से करेंगे। उसके बाद जो सबसे लास्ट ग्रुप है बेटा, जो कि है क्या, एनिमेलिया। एनिमेलिया में क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, आप बोलेंगे मैम विषम पोषी होंगे, क्योंकि स्वपोषी तो हो नहीं सकते हैं, अपना खाना खुद से तो बना नहीं सकते, है ना। तो कैसे होंगे, विषम पोषी होंगे। कैसे होंगे, विषम पोषी होंगे। ठीक है। प्राणी संभोजी, मृतपोषी इत्यादि भी हो सकते हैं। ठीक है। अब देखो प्रजनन की विधियां क्या होंगी, मोनेरा में संयुग्मन होगा, प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन होगा, फंजाई में निषेचन फर्टिलाइजेशन, प्लांटी में फर्टिलाइजेशन, एनिमिलिया में भी फर्टिलाइजेशन। अभी आगे चल के हम इनको डिटेल में देखेंगे। ठीक है। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिससे आपको चीजें रिवाइज करने में क्या होगा, हेल्प मिलेगा। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारा पहला ग्रुप था, वो था मोनेरा, यानी कि किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है। क्या क्या पता है हमें, मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, और कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। क्या होता है, एक कोशिकीय होता है मैम। ठीक है। और क्या देखेंगे, स्वपोषी भी हो सकता है, विषमपोषी भी हो सकता है। ठीक है। कोशिका भित्ति उपस्थित हो सकती है या फिर अनुपस्थित भी हो सकती है। ठीक है। उदाहरण क्या क्या हो गया, जैसे कि एनाबीना, ठीक है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल। याद करो यही क्या कर रहे थे, यही फोटोसिंथेसिस करके, प्रकाश संश्लेषण करके अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। ठीक है। माइक्रोप्लाज्मा, ये सब किसके उदाहरण है, मोनेरा के उदाहरण है। जब आप 11th क्लास में जाएंगे बेटा तो आप इन्हीं सब चीजों को और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरा ग्रुप देख लेते हैं भाई, ये देखो ये बैक्टीरिया है। हमने स्ट्रक्चर भी बना के देखा था बैक्टीरिया का जब हमने कोशिका वाला चैप्टर देखा था। ये क्या है, ये एनाबीना है। ये एनाबीना ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है, बीच में यहाँ पे इनमें हेट्रोसिस्ट पाए जाते हैं, बीच बीच में क्या पाए जाएंगे, हेट्रोसिस्ट पाए जाएंगे। ठीक है। अब देखो दूसरा जो ग्रुप है प्रोटिस्टा, कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे मैम, और कैसे होंगे, एक कोशिकीय होंगे भाई। ठीक है। स्वपोषी या विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं, दूसरों से भी ले सकते हैं। गमन के लिए इसमें सीलिया, फ्लैजिला, कूटपात जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे ये अमीबा है, इसमें स्वीडोपोडिया पाए जाते हैं चलने के लिए। ये पैरामीशियम है, चप्पल जैसी आकृति का होता है। इसमें सीलिया, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं भाई, जिनको हम बोलते हैं सीलिया। कुछ एनिमल्स में जैसे कि यूग्लिना हो गया, उसमें क्या है, फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो गमन के लिए, गमन यानी चलने के लिए सीलिया पाया जा सकता है, फ्लैजिला पाया जा सकता है, स्यूडोपोडिया पाया जा सकता है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इनको चलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एग्जाम्पल शैवाल, डायटम्स, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। आदि और भी हैं, ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, और भी हैं। ठीक है।
पर आपके एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा बेटा, हर एक ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, 2-3 एग्जाम्पल, इतना ही आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये देखो पैरामीशियम है, ये क्या है, पैरामीशियम का डायग्राम है भाई, ठीक है, ये क्या है, पैरामीशियम का डायग्राम है। ये देखो, ये बाहर क्या पाए जा रहे हैं, छोटे 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 सीलिया पाए जा रहे हैं, ठीक है। ये अमीबा का डायग्राम है, ये यूग्लिना का डायग्राम है, ये देखो ये इसमें से क्या पाया जा रहा है, फ्लैजिला पाया जा रहा है गबन के लिए, ठीक है। तो ये क्या है, उनके डायग्राम है, ऐसे दिखते हैं। नॉर्मली आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि आप कहीं जा रहे हो और आपको रास्ते में दिख जाए, कहाँ दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, नग्न आंखों से नहीं दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे भाई, क्या है, फंजाई यानी कि कवक, ठीक है, किंगडम फंजाई। यूकैरियोटिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, ईस्ट को छोड़कर। इसमें एक अपवाद है, देखो विज्ञान में, साइंस में जितना हम पढ़ते हैं उसका अपवाद भी साथ में पढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो बाकी सारे तो बहुकोशिकीय, सिर्फ ईस्ट ऐसा होता है, ईस्ट ऐसा एक मेंबर है जो इसमें रखा गया है, जो कि कैसा है, एक कोशिकीय, ठीक है। अब ईस्ट एक कोशिकीय कवक है जो अवायवीय श्वसन करता है। अवायवीय श्वसन मतलब उसको श्वसन करने के लिए ऐसी जगह की जरूरत नहीं है जहां पे ऑक्सीजन हो, अवायवीय श्वसन करता है, ठीक है। कोशिका भित्ति कैसी होती है फंजाई की, कठोर होती है, जटिल होती है, शर्करा व काइटिन की बनी होती है। याद करो मैंने आपको बताया था, किस पे निर्भर होंगे, सड़े गले पदार्थ पर निर्भर होंगे, इसलिए इनको क्या कहा जाएगा, मृत जीवी कहा जाएगा। कुछ जो होंगे वो दूसरे जीवों पे निर्भर होंगे, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होके उससे अपना खाना ले रहा होता है, बिना उसको मारे, जान से नहीं मारता है, जैसे जुएं आपके सर में रहती हैं, ब्लड लेती रहती हैं, अपना जीती रहती हैं, आप भी आराम से जीते रहते हो, तो क्या है, परजीवी है। किस पे है, आप पे है, ठीक है। तो अगर ये दूसरों पे निर्भर है तो परजीवी है, नहीं तो सड़े गले पदार्थ खा लेंगे तो मृत जीवी है, ठीक है। कुछ शैवाल व कवक मिलकर दोनों सहजीवी संबंध बना के भी रहते हैं भाई। कुछ शैवाल और कवक क्या करते हैं, संबंध बनाकर साथ में रहते हैं कि चलो हम और तुम एक साथ रहेंगे, तुमसे मुझे कुछ फायदा होगा, मुझसे तुम्हें कुछ फायदा होगा। इसको बोलते हैं सहजीविता, जहां पे दोनों को ही कुछ ना कुछ क्या हो, फायदा हो, ठीक है। शैवाल क्या करती है, शैवाल कवक को भोजन प्रदान करती है। ये शैवाल बोलेगी एल्गी, काई, जैसे आप अपने घर में देखते हो ना, बरसात में क्या होती है, ढेर सारी काई लग जाती है, ठीक है। तो ये शैवाल कहती है कि एक कवक चलो मैं तुमको भोजन दे दूंगी, और कवक कहता है कि चलो मैं तुम्हें रहने का स्थान प्रदान कर दूंगा। दोनों का काम बन रहा है, दोनों साथ में रह रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध बोलते हैं, ठीक है। और इन्हें साथ में क्या मिलते हैं, लाइकेन, यानी ऐसा संबंध, ये जीव लाइकेन कहलाते हैं। और इस अंतर संबंध को सहजीविता कहते हैं, जहां दोनों सहजीवी साथ साथ रह रहे, एक खाने के लिए रह रहा है, एक शेल्टर के लिए रह रहा है, और जहां पे भी एल्गी और फंजाई इस तरह का सहजीविता का एसोसिएशन बना के जो रहते हैं उनको क्या कहते हैं, लाइकेन। क्या कहते हैं बेटा, लाइकेन, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखनी है। अब देखो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। एगेरिकस, इसको तो सब पहचानते होंगे, मशरूम सबको पसंद होता है खाने में, लेकिन सारे तरह के मशरूम्स नहीं खाए जाते, कुछ जहरीले भी होते हैं। तो ये नहीं जहां मशरूम दिखे उठा के खाना शुरू कर दो, ठीक है, कुछ जहरीले भी होते हैं। और दूसरा क्या है, पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन बनी थी, जो क्या है, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है, ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, किंगडम प्लांटी। पादप जगत का मुख्य लक्षण प्रकाश संश्लेषण का होना है। पादप में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कहीं भी शांति से खड़े रहते हैं ना, कोई चुगलेबाजी नहीं, कहीं आने जाना, धूप से अपना क्या करेंगे, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना खाना बना लेंगे, क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण कर लेंगे, ठीक है। कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। और कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। और कैसे होते हैं, स्वपोषी, सेल्फ डिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड नहीं है भाई, सेल्फ डिपेंडेंट है, स्वपोषी है, ठीक है। कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। किसकी बनी होगी, सेलुलोज की बनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट के जंतु जगत है। जंतु जगत के बारे में अभी हम
आगे देखेंगे। पादप जगत के बाद क्या है, जंतु जगत है, अब उसके भी कैरेक्टर्स हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो पादप जगत तक हम आ गए हैं, तो पादप जगत की कुछ चीजों को हम क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल पे भी पढ़ के देखते हैं। ठीक है, तो देखो पादप जगत है, अगर इनका शरीर बिना विभेदित होगा तो हम उसको थैलोफाइटा कहेंगे। अभी मैंने बताया था विभेदित होगा तो भी उसको दो भागों में बांटा गया है, एक जिसमें समूही ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम नहीं पाए जाएंगे जैसे कि ब्रायोफाइटा। ठीक है, और दूसरे जिनमें पाए जाएंगे तो उनमें क्या हो गया, टेरिडोफाइटा। लेकिन टेरिडोफाइटा में बीज नहीं है। अब जिसमें बीज पाए जा रहे हैं उनको बोलते हैं फेनोरोगैमस, जिसमें दो आते हैं, एक क्या आएगा जिम्नोस्पर्म, दूसरा क्या आएगा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म बेचारे क्या है, नग्न बीजी हैं, नग्न बीजी हैं, बाहर कोई कवर नहीं पाई जा रही है। एंजियोस्पर्म क्या है, आवर्त बीजी है, जिसमें पुष्प पाया जा रहा है, फल पाया जा रहा है, आउटर कवर पाया जा रहा है। ठीक है, आवर्त बीजी दो तरह के होते हैं, एक बीजपत्री और दुई बीजपत्री। याद करो, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमस क्या हुए बेटा, जिन पौधों में फूल या जननांग बाहर प्रकट नहीं होते हैं। ठीक है, फेनोरोगैमस क्या होता है, इनमें फूल जननांग ये सब स्पष्ट दिखाई देते हैं और ये क्या करते हैं, बीज उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्रिप्टोगैमस है इसमें कितने पार्ट हमने पढ़े मैम, 3 पढ़े। एक होता है थैलोफाइटा, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा है ब्रायोफाइटा। अब देखो ये थैलस लाइक स्ट्रक्चर थे, ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, उभयचर, पादप समूह के उभयचर। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट एक ऐसा ग्रुप है, जैसे क्या हुआ, पानी, हम मानते हैं, क्या मानते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, पानी से हुई है। तो इनको पानी, ये अभी क्या है, अभी भी ये पानी के एकदम पास में है, एकदम जहां पानी है, पानी पे डिपेंडेंट है। इनमें जितना भी फर्टिलाइजेशन होगा, जो भी होगा, हर चीज के विकास के लिए इनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। तो अभी जमीन पे अभी जस्ट तो थोड़ा तो आए हैं, लेकिन पानी की भी उतनी ही जरूरत है, इसलिए क्या हो गए, उभयचर हो गए। टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स में रेप्टाइल्स कौन होते हैं, जैसे कि क्या, सांप, और क्या हो गया, छिपकली, ये सब रेप्टाइल्स हो गए, यानी कि जो रेंगने वाले जंतु होते हैं, जैसे एनिमल्स में होते हैं। तो यहाँ पे टेरिडोफाइट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो थैलोफाइटा क्या हो गया भाई, पहला यही देख रहे हैं, पहले यही पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे, फिर वो पढ़ेंगे, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो थैलोफाइटा क्या हो गया, पौधे का शरीर जड़ पत्ती में विभाजित नहीं होता है, बल्कि एक थैलस है, एक थैलस है। नो रूट्स, नो स्टेम एंड नो लीव्स। ठीक है, सामान्यतः जैसे शैवाल, जैसे एल्गी, शैवाल क्या होता है, अभी बताया मैंने, जैसे बारिश में देखो ऐसे ग्रीन 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 काई फर्श पे जम जाती है, वही क्या है, शैवाल है। या कभी तालाब वालाब में देखो पानी के ऊपर ऐसे ग्रीन 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 दिखेगा, वही क्या है, तैरती हुई शैलाब है। कोई संवहन ऊतक नहीं होता है, ना जाइलम होगा ना ही फ्लोएम होगा। जनन बीजाणु द्वारा होता है। जनन कैसे पाए जाएंगे, स्पोर्स के द्वारा, बीजाणु यानी स्पोर्स के द्वारा होगा। मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, जहां पे पानी ज्यादा होगा, जल ज्यादा होगा, वहां पे पाए जाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लो, ये एग्जाम्पल्स हैं, वो अल्वा हो गया, ये स्पाइरोगायरा हो गया, अल्वा, स्पाइरोगायरा, क्लैडोफोरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, एल्गी के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, देखो नेक्स्ट क्या पढ़ना था, ब्रायोफाइटा। तो अब क्या पढ़ेंगे मैम, ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे। ठीक है, सरलतम पौधे होते हैं जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं भाई, कोई संवहन ऊतक स्थित नहीं होता है, ना जाइलम है अभी, ना फ्लोएम है। इनमें भी बीजाणु स्पोर्स द्वारा ही अभी जनन हो रहा है। भूमि या जल दोनों स्थान पे पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें पादपों का एम्फीबियंस या फिर उभयचर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो गया, जैसे रिक्शिया, ये देखो इसमें कहीं भी आपको जड़ तना पत्ती का विभेदन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये देखो ये क्या है, रिक्शिया हो गया। ये क्या है, फ्यूनेरिया हो गया। ठीक है, मार्केंशिया हो गया, मार्केंशिया भी होता है, ऐसे जेमा कप्स लगे होते हैं वहां पे, ये सब क्या है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, टेरिडोफाइटा आ गया। इनका जो शरीर होता है वो तना, जड़ें या पत्तियों में
विभक्त होता है, ठीक है। और संवहन ऊतक भी पाया जा रहा है भाई, ये पहले से क्या हो गए मैम, एडवांस हो गए। क्या पाया जा रहा है मैम, इसमें जाइलम और फ्लोएम भी पाया जा रहा है, बहुकोशिकीय हो गए और बीजाणु द्वारा जनन हो रहा है। उदाहरण क्या है, मार्सिलिया, और उदाहरण क्या है, फर्न, ठीक है। ये सब क्या हो गए, हॉर्नटेल, ये सब क्या हो गए, इसके उदाहरण हो गए, ठीक है। उसके बाद अब क्या आ गया, फैनरोगैमस, ठीक है। फैनरोगैमस क्या हो गया, जिसमें हम दो ग्रुप पढ़ेंगे, एक तो जिम्नोस्पर्म जिसको हम अनावृत बीजी कह रहे हैं, और दूसरा एंजियोस्पर्म जिसको हम क्या कह रहे हैं, आवृत बीजी कर रहे हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मैम थैलोफाइटा, जिसमें हमने क्या पढ़ा, शैवाल को पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा। फिर हमने क्या पढ़ा बेटा, टेरिडोफाइटा पढ़ा मैम। फिर क्या पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म, और क्या पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर अब देखो, जिम्नोस्पर्म बहुवर्षीय होते हैं, सदाबहार होते हैं, काष्ठीय होते हैं, ठीक है। शरीर में जड़, तना, पत्ती आराम से दिखेगा, जड़, तना और पत्ती में विभक्त होगा। संवहन ऊतक यानी कि जाइलम और फ्लोएम क्या होंगे, उपस्थित होंगे। नग्न बीज पाए जाएंगे, यानी कि बीज के बाहर कोई भी कवर नहीं पाया जाएगा, और बिना फल और फूल के होंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अभी यहाँ पे फल और फूल नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल है, पाइनस और साइकस, देखा होगा आपने बड़े बड़े होटल्स के सामने, या आप कहीं रिजॉर्ट वगैरह में जाओ, लोग अब अपने घरों में भी साइकस का पेड़ लगाने लगे हैं, ठीक है। ऐसा होता है, देखो बीच में ऐसा पीला पीला कलर का आपको दिखेगा भाई, ठीक है। तो साइकस, पाइनस, ये सब क्या हो गए, उसके एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए, जिम्नोस्पर्म के। याद होना चाहिए बेटा ये, ठीक है। थोड़ा सा टफ है, मुझे पता है आपके लिए नई चीजें हैं, थोड़ी मुश्किल भी है, पर बार बार आप पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब जो सबसे लास्ट और सबसे एडवांस ग्रुप है, कैसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि सबसे पहली बार हमने फल कहाँ पे चखा, एंजियोस्पर्म में चखा। सबसे पहली बार हमने फूल कहाँ पे देखे, एंजियोस्पर्म्स में देखे, ठीक है। तो क्या है, एक बीजपत्री, मोनोकोटलीडेंस भी हो सकते हैं, द्विबीजपत्री, डाइकोटलीडेंस भी हो सकते हैं, ठीक है। फूल बाद में किसमें, फल में बदल जाता है, यानी फूल फल इसमें क्या होंगे, सारे ही पाए जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आप बोलेंगे मैम एग्जाम्पल नहीं दिखाया, एग्जाम्पल तो आपने रोज देखते हो भाई, बाहर आम का पेड़ लगा है, जामुन का पेड़ लगा है, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म्स तो हैं, वो तो आप लाइव देखते हो, तो उसको एग्जाम्पल्स दिखाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखो, बीज जो होगा वो फल के अंदर होगा, भ्रूण के अंदर पत्तियों जैसे बीजपत्र पाए जाते हैं। जब पौधा जन्म लेता है तो वे हरी हो जाती हैं, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। पूर्ण संवहन ऊतक भी पाए जाएंगे, यानी जाइलम और फ्लोएम भी पूरी तरीके से विकसित होंगे और पाए जाएंगे। अब जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या डिफरेंस है बेटा, क्या अंतर है, चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। एक बीजपत्री में क्या है, जो एक बीजपत्र पाया जाएगा, द्विबीजपत्री में दो बीजपत्र पाया जाएगा, ठीक है। इसमें जो जड़ें होंगी, एक बीजपत्री जो होंगे उसमें जो जड़ें होंगी वो रेशेदार यानी कि फाइब्रस होंगी, जबकि द्विबीजपत्री में क्या होंगी, मूसला जड़ें पाई जाएंगी, ठीक है। एक बीजपत्री में तना खोखला होगा, जबकि द्विबीजपत्री में तना मजबूत होगा और काष्ठीय होगा। एक बीजपत्री में पत्ती में कैसा होगा, समानांतर सिरा विन्यास होगा। समानांतर मतलब उनकी पत्तियां आप देखोगे तो ऐसे उस पे लाइनिंग दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी, इसको क्या बोलते हैं, समानांतर सिरा विन्यास। जबकि द्विबीजपत्री में कैसी पत्तियां दिखती हैं, ऐसी दिखती हैं। देखो ये मान लो पत्ती है, जालिका टाइप होगी, ये देखो ये मध्य सिरा हो गया, ये सिराएं होंगी, अब उनसे भी कम शिरिकाएं, ऐसे देखो ये ऐसे जालिका युक्त पत्तियां दिखेंगी। ये सब जब आप बड़े कक्षों में जाओगे ना तो आपको पढ़ाया जाएगा, अभी मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। फूल कैसे होंगे,
3 या 3 के गुणन में। इसमें कैसे होंगे? 5 या 5 के गुणन में। एग्जाम्पल के एक बीजपत्री का जैसे चावल, गेहूं, मक्का। द्विबीजपत्री का क्या है? जैसे मूंगफली। देखो मूंगफली भुनवा के खाते हैं, ऐसे रगड़ो 2 कॉटलीडेंस में टूट जाएगी। जैसे मूंगफली, चना, दालें, आम, ये सब क्या है? द्विबीजपत्री है। ठीक है, क्लियर है? चलो अब हम देखेंगे जंतु जगत में वर्गीकरण का क्या आधार था। ठीक है, जो जंतु जगत हैं उनमें वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। जंतु जगत में भी बहुत सारे फाइलम्स पढ़ेंगे, नॉन कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में बहुत सारे फाइलम हैं, फिर कॉर्डेट्स में भी बहुत सारे चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनका वर्गीकरण, उनका क्लासिफिकेशन करने का आधार क्या था भाई? चलो देखते हैं। ठीक है, क्या था? पहला था संगठन का स्तर, यानी कोशिकीय स्तर। इस स्तर पर जीव की कोशिकाएं बिखरे समूह में होती हैं। ठीक है, कोशिकीय स्तर देखा, ऊतक स्तर देखा। ठीक है, ऊतक स्तर क्या है? जब कोशिकाएं संगठित होकर किसी काम को एक साथ करती हैं। ठीक है, फिर क्या देखा? अंग स्तर देखा। यानी कि हम क्या देखेंगे, जब हम जंतु जगत का वर्गीकरण देखेंगे तो हम किस आधार पर देखेंगे? किसमें कोशिका स्तर का पाया जा रहा है, किसमें ऊतक स्तर का पाया जा रहा है, किसमें अंग तंत्र पाए जा रहे हैं, किसमें किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है? अंग तंत्र स्तर, कि अंग मिलके अंग तंत्र बना देते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों के आधार पर हम क्या करेंगे? जंतुओं में विभाजन देखेंगे। और क्या देखेंगे भाई? सम्मिति के आधार पर भी विभाजन है। सम्मिति क्या होती है? ठीक है, सम्मिति क्या होती है? सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल क्या होता है मैम? 3 तरह का होता है। एक होता है असम्मिति, एक होता है अरीय सम्मिति, और एक होता है द्विपार्श्व सम्मिति। देखो समझाते हैं। जब किसी भी चीज को जैसे मान लो ये कोई जंतु है। ठीक है, आप इसको, ज्यादा ही हो गया, ऐसे बना लो। आप इसको किसी भी भाग से काटो, ऐसे काटो, इस अक्ष से काटो, 2 बराबर भागों में बट गई। ऐसे काटोगे तब भी ये और ये 2 हो गया। ऐसे काटो तब भी 2 बराबर भाग है। ऐसे काटो तब भी 2 बराबर भाग है। मतलब किसी भी, और ये सम्मति का डेफिनेशन क्या हुआ? किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित कर दे। जिधर से भी काटोगे बेटा, जिधर से भी काटोगे 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, इनमें क्या होगा? जिधर से भी काटोगे 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आर्य सिमिट्री, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। आप क्या बोलोगे? इस जंतु की सिमेट्री कैसी है? रेडियल है। किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, किसी भी प्लेन से काट रहे हैं, और हर प्लेन से 2 बराबर भागों में विभाजित हो जा रही है, तो उसको क्या कहेंगे? अरीय सममिति या फिर रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है? द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति क्या है भाई? जब केवल एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को 2 समरूप दाएं व बाएं भाग में विभाजित कर दे, तब उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममित कहते हैं। जैसे मैं हूं, ठीक है, मुझे अगर कट करना है, पेट से कट कर दोगे तो अनइक्वल हो जाएगा, नीचे पैर हो जाएगा, ऊपर सर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे काटो, ऐसे सर से लेके ऐसे पांव तक ऊपर काटो, तो इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन दोनों क्या है? बराबर है। तो जो द्विपार्श्व सम्मति वाले जो भी जंतु होते हैं, उनको किसी भी एक ही प्लेन से काटा जाता है। सिर्फ एक ही अक्ष से जब आप काटोगे तो 2 इक्वल पार्ट मिलेंगे। इसके अलावा चाहे जैसे काटो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, गलत कटेगा, 2 बराबर भागों में नहीं कटेगा। तो जब केवल किसी एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा शरीर को 2 समरूप दाएं और बाएं भाग में बांटा जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्व सममिति। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? बाइलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब तीसरी क्या है? असम्मिति। किसी भी केंद्रित अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें 2 बराबर भागों में विभाजित ही नहीं कर सकती है। बहुत ही ढीठ टाइप के हैं, बोलेंगे नहीं हम नहीं बटेंगे 2 भागों में। ऐसे कुछ भी है, जैसे अमीबा है भाई, किसी भी प्लेन से काटो 2 भागों में बटेगा ही नहीं, चाहे जिधर से भी काट लो, क्योंकि अनइक्वल है हर तरीके से। पता ही नहीं कि इसको किस प्लेन से काटे कि 2 बराबर भागों में बटे, चाहे जिधर से भी काट लो, किधर का ज्यादा किधर का कम हो ही जाएगा। तो उसे क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल, यानी उसमें सम्मिति पाई नहीं जा रही। तो हमने कितने तरह की सम्मिति पढ़ी? 3 तरह की। एसिमेट्रिकल, जिनको चाहे जिधर से काट लो बराबर नहीं बटेंगे। रेडियल सिमेट्री, चाहे एक से ज्यादा प्लेन से काटो हर बार 2 बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। और बाइलैटरल सिमेट्री, जिसको द्विपार्श्व सममिति भी कहा गया, कि सिर्फ एक ही अक्ष से काटेंगे तभी वो 2 बराबर भागों में विभाजित
हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, अभी हम इसका आगे यूज करेंगे, पूरे एनिमल किंगडम में इसका बहुत यूज है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे आप, याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे देखो, द्विकोरिक या त्रिकोरिक संगठन। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम ये क्या होता है, देखो हमारी बॉडी में कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, आगे चल के ये अलग अलग चीजों का निर्माण करती है, आगे चल के ये अलग अलग ऑर्गन्स के, अंग के निर्माण में सहायता करती हैं। आप बोलेंगे मैम लेयर्स अंग निर्माण में सहायता करती हैं, हाँ भाई, जब आप बड़े हो जाएंगे और आप गलती से आपने बायो ले ली तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट क्या है, लेयर्स हैं, ये क्या करते हैं, आगे चल के भिन्न भिन्न ऑर्गन्स के निर्माण में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि द्विकोरक क्या होते हैं, जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विकोरक कहते हैं, जैसे एक्टोडर्म और एंडोडर्म, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिसमें दो जर्म लेयर्स पाए जाए, एक तो एक्टोडर्म पाया जाए, एक तो एक्टोडर्म पाया जाए, जिसको हम बाह्य भी बोलते हैं। ठीक है, एक्टोडर्म पाया जाए और एंडोडर्म पाया जाए। ऐसे प्राणी जिसमें सिर्फ दो जर्म लेयर्स पाए जाए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनको क्या बोलेंगे, द्विकोरक। लेकिन ऐसे प्राणी जिनमें, ठीक है, तृतीय भ्रूणीय स्तर भी पाया जाए, यानी इनके बीच में एक मीजोडर्म भी पाया जाए, इनके बीच में एक मीजोडर्म भी पाया जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे त्रिकोरिक। बहुत सिंपल है, द्विकोरिक मतलब क्या, एक दो जर्म स्तर पाया जाए, त्रिकोरिक मतलब क्या होता है, एक, दो और तीन, तीन जर्म स्तर पाया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, त्रिकोरिक बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब सीलोम। सीलोम क्या होता है भाई, प्रगुहा क्या होता है, शरीर भित्ति या आहार नाल के बीच में जो गुहा होती है उसको सीलोम कहते हैं। समझ में आया, नो मैम। देखो अभी मेरे पास पेन तो नहीं है, नहीं तो हम आपको समझाते। जैसे मान लो ये पेन है जो आप स्कूल में यूज करते हो, ये आपकी पेन है, ऐसे होती है, और पेन के बीच में एक रिफिल होती है ऐसे पतली सी, याद करो, जिसको हम लोग निकाल भी लेते हैं, कभी कभी रिफिल खत्म हो जाती है तो चेंज करके दूसरी भी लगा देते हैं। ठीक है, ये रिफिल हो गई। ऐसे ही हमारा बॉडी है, सेम ऐसे हमारा बॉडी है, ये बाहर से हम दिख रहे हैं, ये देखो, ये क्या है, ये हम बाहर से दिख रहे हैं। ठीक है, अब हमारी बॉडी में यहां से यहां तक की एक आहार नाल है, माउथ टू गुहा तक, एनस तक, मुख से गुहा तक। तो देखो ये हमारी बाहरी शारीरिक भित्ति है, ये हमारी बाहरी शारीरिक भित्ति है, और ये हमारा बीच में क्या है, आहार नाल है, ये बीच में क्या है, आहार नाल है। अब आप देखो ये जो शारीरिक भित्ति है, जो आहार नाल है, इसके बीच में ये खाली जगह दिख रही है, दिख रही है, ये जो पेन की रिफिल है और ये जो पेन का आउटर स्ट्रक्चर है, उनके बीच में देखो खाली जगह दिख रही है। इसी जगह को क्या बोलते हैं बेटा, सीलोम। इसी जगह को क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। यानी कि हमारी आहार नाल और जो बाहरी शारीरिक भित्ति है उसके बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम। आज आप पेन लीजिएगा और पेन की रिफिल निकाल के देखिएगा, रिफिल निकालिएगा और फिर रिफिल पेन में डालिएगा, देखिएगा अगल बगल जो खाली स्पेस है उसी को क्या बोलते हैं, सीलोम बोल देते हैं। ठीक है, देखो सीलोम की, अब सीलोम के आधार पर भी प्राणियों को बांटा गया है, सीलोम के आधार पर भी प्राणियों को बांटा गया है। देखो कैसे, सीलोम क्या है पता चल गया, शरीर की भित्ति तथा आहार नाल के बीच में जो गुहा होती है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। शरीर की भित्ति और आहार नाल के बीच की जो गुहा होती है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आधार पर भी प्राणियों को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है, चलो देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रागुही प्राणी। यानी प्रागुही प्राणी क्या होते हैं, जिनमें मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा कहते हैं। प्रागुही प्राणी में देह गुहा उपस्थित होती है। देखो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। अब क्या है, अभी हमने तीन जर्म लेयर्स बोली थी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में ये जो सीलोम है, ये जो सीलोम है, ये जो सीलोम है, वो किससे बनी हो बेटा, मीजोडर्म से बनी हो। वो जो तीसरी वाली लेयर थी मीजोडर्म से बनी हो, उससे अगर बनी हो तब उसको क्या बोलेंगे, ट्रू सीलोम बोलेंगे या प्रागुही प्राणी बोलेंगे। प्रागुही प्राणी किसमें बोलेंगे, जिसमें सीलोम तो पाई जा रही है,
सीलोम तो पाई जा रही है, लेकिन ट्रू सीलोम, सत्य सीलोम या सत्य प्रागुहा हम किसको कहते हैं, जिसमें वो किससे बनी होती है, मीजोडर्म से बनी होती है। जो जर्म लेयर्स के हमने 3 लेयर पढ़े थे, उसमें बीच का जो मीजोडर्म था उससे बनी होती है, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रागृही प्राणी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, कूटगृही प्राणी। कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित ना होकर बल्कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच बिखरी हुई थैलियों में पाई जाती है। अब दूसरा जो प्रकार है वो क्या है, कूटगही। इनमें क्या होता है कि ये जो सीलोम है ये मीजोडर्म से नहीं डेवलप होती है, ये ऐसे पाउचेस में पाई जाती है जो कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स के बीच में बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तब उसको क्या बोलते हैं बेटा, कूटगुहिक प्राणी बोलते हैं। और तीसरा क्या है, वेरी सिंपल, आगुही। जिन प्राणियों में शरीर गुहा पाई नहीं जाती है, मतलब ऐसे भी प्राणी होते हैं जिनमें ये सीलोम यानी कि ये गुहा, प्रगुहा पाई ही नहीं जाती है। तो कितने आपने पार्ट देखे, 3 देखे, एक जिनमें पाई नहीं जाती, एक जिनमें स्यूडोसीलोम्स पाया जाता है, और एक जो कि ट्रू मीजोडर्म से नहीं बना होता है, और एक ट्रू सीलोम जो कि किससे बना होता है, ट्रू मीजोडर्म से बना होता है। ठीक है, चलो अब देखो पृष्ठरज्जु या फिर नोटोकॉर्ड क्या होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड, अब नोटोकॉर्ड क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड जो होता है वो छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है, ऐसे छड़ की तरह एक लंबी संरचना होती है। ठीक है, जो कि क्या करती है, जंतुओं के पृष्ठ भाग पर पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है, पृष्ठ भाग पे पाई जाती है। यह तंत्रिका ऊतक को आहार नाल से अलग करती है। ठीक है, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनका ये एक विशिष्ट लक्षण होता है बेटा। कॉर्डेट्स का एक विशिष्ट लक्षण होता है, क्या होता है कि पृष्ठरज्जु युक्त प्राणी को कशेरुकी कहते हैं। यानी जिन एनिमल्स पे ये नोटोकॉर्ड पाई जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डेट्स बोलेंगे। देखो कॉर्डेट्स के 3 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं, एक नोटोकॉर्ड, एक डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, और तीसरा क्या है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, अभी आगे हम इनको और देखेंगे। ये 3 कैरेक्टर्स जिन भी एनिमल्स में होते हैं हम उनको किस में रखते हैं, कॉर्डेट्स में रखते हैं। चाहे ये कभी भी हो, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो, भ्रूण अवस्था में हो, मिडिल स्टेज में हो या लास्ट स्टेज में हो, किसी भी जीवन की किसी भी अवस्था में अगर ये लक्षण पाए जाते हैं, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स, तो हम उसको किस में रखेंगे, हम उसको रखेंगे कॉर्डेट्स में। ठीक है, अब जो नॉन कॉर्डेटा होते हैं, आकशेरुकी होते हैं, उसमें ये पृष्ठरज्जु नहीं होती है। तो हमने एक डिवीजन देखा, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कौन है, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई गई। नॉन कॉर्डेटा कौन है, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई गई। यही नोटोकॉर्ड अगर आगे चलकर वर्टिबल कॉलम में तब्दील हो जाती है। आप बोलेंगे मैम वर्टिबल कॉलम क्या है, आप देखिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड तो सबने सुना होगा ना, स्पाइनल कॉर्ड, इसके बाहर आप देखो एक हड्डियों का ढांचा होता है, एक संरचना होता है जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम या मेरू रज्जु कहते हैं। तो ये नोटोकॉर्ड अगर आगे चल के मॉडिफाइड होके वर्टिबल कॉलम में तब्दील हो जाती है, तब हम उनको किस में रख देते हैं, वर्टिब्रेटा में रख देते हैं, जो कि किसके अंदर आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अभी हमें सिंपली क्या समझना है कि जिनमें पृष्ठरज्जु, जिसमें ये पृष्ठरज्जु पाई जाएगी उसको हम बोलेंगे कॉर्डेटा या फिर कशेरुकी, और जिसमें ये पृष्ठरज्जु या नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेटा या फिर क्या बोलेंगे, आकशेरुकी बोलेंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अब क्या है, अब हमारे फाइलम शुरू हो गए। ठीक है, हमने क्या देखा, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। अब जो हमारे इसमें फाइलम शुरू होते हैं, जो हमारे नॉन कॉर्डेट्स है, जिसमें ये 3 स्पेसिफिक कॉर्डेट्स कैरेक्टर नहीं मिल रहे हैं। कौन से 3 स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ठीक है, तो वो क्या हुए, नॉन कॉर्डेट्स हुए। अब नॉन कॉर्डेट्स बेटा, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में कई सारे फाइलम आते हैं, कई सारे
फाइलम आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं जैसे कौन कौन से फाइलम होते हैं भाई। पोरीफेरा, ठीक है, अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, एक एक करके हम देखे जाएंगे। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेल्मिन्थीस, एस्केलहेल्मिन्थीस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फिर एक आता है हेमिकॉर्डेटा, जो नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच की कड़ी कहलाता है। पहले इस हेमिकॉर्डेटा को हमने कॉर्डेटा में रखा था, फिर हम उसको किस में रख दिए, हेमिकॉर्डेटा, जो कि नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच का फाइलम है। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉर्डेट्स थे बेटा, ये जो हमने अभी नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेटा में डिफरेंस देखा कि जिसमें ये तीन लक्षण पाए जाते हैं, फेरिंजियल गिलस्लेट्स, नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, उनको हम क्या बोलते हैं, तो कॉर्डेटा। जिनमें नहीं पाए जाते हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉर्डेट्स। ये नॉन कॉर्डेट्स के क्या है, फाइलम्स हैं, जो हमें पढ़ने हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। अच्छा, ये इंग्लिश में भी जो लिखे हैं वही हिंदी में पढ़े जाएंगे। जैसे सीलेंटेटा इंग्लिश में है तो सीलेंटेटा हिंदी में भी होगा, टीनोफोरा इंग्लिश में है तो टीनोफोरा हिंदी में भी होगा, प्लैटीहेल्मिन्थीस इंग्लिश में है तो प्लैटीहेल्मिन्थीस ही हिंदी में होगा। इसकी हिंदी कुछ अलग नहीं है, बट ठीक है, चाहे आप पोरीफेरा ऐसे लिख दो, चाहे आप पोरीफेरा ऐसे लिख दो, ठीक है, तो इसको हिंदी में भी यही बुलाते हैं। तो आप ये मत सोचना कि इनको हिंदी में कुछ और बुलाते हैं। ठीक है, तो इसमें से जो सबसे पहला, इतने सारे जो हमें ग्रुप्स पढ़ने हैं, और इसके बाद तब कहीं जाके आएगा कॉर्डेटा। इतने पढ़ने के बाद फिर आएगा कॉर्डेटा, जिसमें हम और सारी चीजें पढ़ेंगे। हम फिशेस पढ़ेंगे, मछलियों के बारे में पढ़ेंगे, एम्फीबियंस पढ़ेंगे हम, और रेप्टिलियंस पढ़ेंगे हम, एप्स यानी चिड़ियों के बारे में पढ़ेंगे, और लास्टली हम मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम, आप, कुत्ता, बिल्ली सब आते हैं। ठीक है, तो देखो चलो शुरू करते हैं एक एक पढ़ना भाई। सबसे पहले क्या है, पोरीफेरा। तो देखो पोरीफेरा में क्या है, कोशिकीय स्तर संगठन है। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊतक का निर्माण नहीं हुआ बेटा, क्या है, कोशिकीय, यानी कि सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ही है, कोशिकीय स्तर पर ही संगठन है। अचल जंतु है, अचल मतलब चलेंगे नहीं, एक ही जगह पे क्या होंगे, स्थिर रहेंगे। ठीक है, पूरा शरीर छिद्र युक्त होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं पोरीफेरा, यानी जिसके पूरी बॉडी पे क्या हो, पोर हो, पोर हो, पोर हो, छिद्र हो, उसको क्या बोलेंगे, पोरीफेरा बोलेंगे। ठीक है, बाह्य स्तर जो है वो स्पंजी तंतुओं का बना होता है, स्केलेटन जो है वो स्पंजी तंतुओं का बना होता है। ठीक है, अब देखो इनमें एक विशेषता है कि इसमें कैनाल सिस्टम पाया जाता है। आप बोलोगे कैनाल सिस्टम क्या है मैम, देखो इनका बॉडी कुछ ऐसे होता है। ठीक है, वाटर क्या होता है, यहाँ 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 स्पेस होता है, यहाँ हर जगह से इन छेदों से वाटर घुसता है और यहाँ पे बाहर निकलता है। ये ऑस्टिया, ये ऑस्कुलम है। ठीक है, यहाँ से बाहर निकलता रहता है। इस तरह से इनका बॉडी होता है, पोर युक्त, छिद्र युक्त। उन्हीं वाटर के साथ में खाना भी चला जाता है, उसी वाटर के साथ में ऑक्सीजन भी चली जाती है, और जो एक्सक्रीटरी, जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो भी उसी वाटर के थ्रू बाहर चले जाते हैं। तो इनकी जो विशेषता है वो क्या है कि इनकी बॉडी में क्या पाया जाता है बेटा, कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, उदाहरण क्या हो गए, उदाहरण हो गए जैसे स्पंजेस, साइकॉन, यूप्लैक्टेला, स्पॉन्जिला, ये सब क्या हो गए, पोरीफेरा के एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं भाई। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो क्या है, वो है सीलेंट्रेटा। ये देखो पहले इसके डायग्राम्स देख लो, ये साइकॉन ऐसे दिखता है, बहुत छोटा है, ये यूप्लैक्टेला है, ये देखो, ये इसके डायग्राम्स आप देख लो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आया वो क्या आया, सीलेंट्रेटा। ठीक है, सीलेंट्रेटा के कैरेक्टर देख लेते हैं भाई। इसको निडेरिया भी बोलते हैं,
निडेरिया। निडेरिया क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है निडोब्लास्ट सेल्स का। निडोब्लास्ट सेल्स का इनमें एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसपे कांटे लगे होते हैं और उसमें हल्का पॉइजन होता है। तो जब भी कोई खतरा होता है या भी कोई शिकार पकड़ना होता है तो ये उसको ऐसे उस पर फेंकते हैं और जब वो उसकी बॉडी में धंस जाता है तो ये हल्का सा पॉइजन डाल के उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं और फिर वहां से भाग लेते हैं दुश्मन से, या फिर उसको हिप्नोटाइज करके उसको अपना खाना बना लेते हैं। तो क्या पाया गया? निडोब्लास्ट सेल पाई गई, जिसकी वजह से इनको क्या कहा जा रहा है? निडेरिया भी कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो सीलन टेटा के कैरेक्टर्स क्या क्या है। सबसे पहले यहाँ पे ऊतकीय स्तर पाया गया। अभी आपने क्या देखा था, जो पोरीफेरा था वो क्या था, वहां पे कोशिकीय स्तर पाया जा रहा था, जबकि यहाँ पे सीलन टेटा में क्या हो गया बेटा? ऊतकीय स्तर पाया जा रहा है। दूसरा क्या है? आगुही होगा भाई, देहगुआ एब्सेंट होगी। देहगुआ याद है या सीलोम, जो जिसमें मैंने पेन का एग्जांपल दिया था, तो सीलोम क्या होगी? एब्सेंट होगी। फिर क्या होगा? अरिसम्मति होगी। अरिसम्मति क्या होती है? ये वाला डायग्राम याद आया? रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। और द्विस्तरीय होंगे, यानी सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म पाया जाएगा। मीजोडर्म अनुपस्थित होगा। मीजोडर्म अनुपस्थित होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं भाई। खुली गुहा पाई जाएगी, इसमें क्या पाया जाएगा? खुली गुहा पाई जाएगी। बॉडी कैविटी, गुहा मतलब क्या होता है? बॉडी कैविटी। ठीक है, अब देखो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा को 100 सिरों वाला बोलते हैं। उसका रीजन पता है क्या है? हाइड्रा में रीजनरेशन बहुत होता है। रीजनरेशन क्या होता है मैम? उसको जितनी जगह से काटो हर एक पार्ट एक नए हाइड्रा में तब्दील हो जाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उसमें रीजनरेशन पावर बहुत ज्यादा होता है। हाइड्रा समुद्री एनिमोन और जेलीफिश। ठीक है, देखो ये सी एनिमोन है, ये कोरल्स है। कोरल्स आपने देखा होगा, कभी भी आप सी वी घूमने जाएं तो देखो वहां पे इस तरह का कोरल्स दिखता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? सीलन टेटा के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा प्लैटीहेल्मिन्थीस। तो प्लैटीहेल्मिन्थीस के क्या कैरेक्टर है? पहली चीज तो इसमें मोस्टली परजीवी आते हैं। अब परजीवी क्या होते हैं मैम? वो जो अपना फूड किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होके लेते हैं, पर उसको जान से नहीं मारते और मार भी सकते हैं कुछ कंडीशंस में। ठीक है, जैसे याद करो मैंने बताया था, जूं पड़ जाए, खटमल हो जाए, ये सब क्या है? परजीवी है। हमारे ऊपर रह के हमसे अपना खाना ले रहे हैं, पर ये सब क्या है? ये सब बाह्य परजीवी है। ऐसे अगर कोई हमारे शरीर के अंदर चला जाए, जैसे फीता कृमि, जैसे जो लोग सुअर का मीट वगैरह खाते हैं बेटा, अनकुक्ड, थोड़ा सुअर का मीट कुछ लोग खाते हैं ना, तो उसमें क्या पाया जाता है? ऐसे टेपवर्म पाया जाता है। टेपवर्म चपटा होता है ऐसे, और उसके शरीर ऐसे खंडित होते हैं। ठीक है, उसमें होता है, तो वो कोई खाता है, या एस्कैरिस हो गया, ये सब बॉडी के अंदर चला जाता है और फिर बॉडी से अपने चूसक से ऐसे उसमें जाके लटक जाता है। फिर आप जो कुछ भी खाएंगे वो भी खाता रहेगा, आपके शरीर में रिप्रोडक्शन करेगा, अपनी ढेर सारी पूरी सेना बना देगा। कभी कभी तो इतना ज्यादा हो जाता है कि इसको ऑपरेट करके निकलाना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एंडोपैरासाइट, जो शरीर के अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। इनको चपटे या फीते जैसे होते हैं। ये चपटे या देखो कैसे है? फीते जैसे है, इसलिए इनको फीता कृमि भी कहा जाता है। परजीवी या स्वतंत्र दोनों हो सकते हैं, मतलब परजीवी रूप में भी हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ठीक है, शरीर द्विपक्ष सम्मित होता है। द्विपक्ष सम्मित मतलब बाइलैटरल सिमेट्रिकल, एक काटोगे सिर्फ एक प्लेन से ही दो बराबर भागों में कट सकता है। सीलोम उपस्थित नहीं होते हैं। नर व मादा जननांग एक ही जीव में होता है, मतलब ये एक ही जीव है, यहाँ पे नर जननांग होगा, यहाँ पे मादा जननांग होगा, एक ही में होगा। इनको ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन वैसे ही बहुत कम होती है, तो ये उसमें भी जीवित रह लेते हैं। इनके पाचन तंत्र कम विकसित होते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी पचा पचाया खाना खाते हैं बॉडी के अंदर, तो पाचन तंत्र कम भी विकसित है तो चलेगा। ठीक है, ये देखो ये एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक, ब्लड फ्लूक और टेपवर्म, जिसका भी मैंने आपको डायग्राम बनाया था। ये देखो प्लानेरिया, ये लीवर फ्लूक है, ऐसा दिखता है, तो ये क्या है? ये इसके डायग्राम्स हैं। ठीक है बेटा, अब जो नया देखते हैं, दूसरा ग्रुप देखते हैं, वो क्या है? एस्केल हेलमिन्थीस, या फिर इसको क्या कहते हैं? निमेटोडा भी कहते हैं एस्केल हेलमिन्थीस को। ठीक है, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। शरीर सूक्ष्म से कई सेंटीमीटर तक लंबा होता है। त्रिकोरक होता है, यानी 3 लेयर्स पाई जाएगी। ठीक है,
द्विपार्श्व सममिति होगा, बाइलैटरल सिमेट्री है, यानी एक ही प्लेन से काटोगे तो दो बराबर भाग में कटेगा, वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, यानी कि जो इसमें ट्रू सीलोम्स नहीं पाई जाएगी, ट्रू सीलोम नहीं पाई जाएगी, ठीक है। लेकिन कैसे होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही पाए जाएंगे, ठीक है। कूट सीलोम उपस्थित होगा, ट्रू सीलोम नहीं है तो याद करो मैंने बताया था इनमें क्या पाया जाएगा, स्वीडो सीलोम पाया जाएगा, कूट सीलोम यानी कि जो मीजोडर्म से नहीं बना होगा, जो मीजोडर्म से बना होता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम कहते हैं, ठीक है। अब और देख लो, सामान्यतः क्या होंगे, इसमें भी परजीवी होंगे, ज्यादातर इनमें भी क्या पाए जाते हैं, परजीवी ही पाए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, गोल कृमि, पिन कृमि, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। देखो ये एस्कैरिस हो गया, ठीक है, ये भी एक तरह का परजीवी है। इससे पहले भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था जब हम प्लैटीहेल्मिन्थेस पढ़ रहे थे, तो मैंने क्या बताया था कि फीता कृमि हो गया, एस्कैरिस हो गया, ये सब क्या है, ये सब पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, क्या है, परजीवी हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है एनेलिडा। एनेलिडा की खास बातें क्या है, द्विपार्श्व सममिति है और त्रिकोरिक है, टिप्लोब्लास्टिक होंगे, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही पाई जाएंगी, द्विपार्श्व सममिति होगी यानी कि ये वाली सिमेट्री होगी, बाइलैटरल, ठीक है। नम भूमि, जल व समुद्र में पाए जाएंगे, वास्तविक देह गुहा होगी। अब इसमें ट्रू सीलोम पाया जा रहा है बेटा, यानी कि मीजोडर्म से बना हुआ सीलोम पाया जाएगा, ठीक है। उभयलिंगी होंगे, मतलब एक ही बॉडी में मेल और फीमेल दोनों पाए जाएंगे, ठीक है। और क्या होगा, लैंगिक या स्वतंत्र होंगे, शरीर खंड युक्त होगा, शरीर क्या होगा, खंड युक्त होगा, ठीक है। जैसे कि ये नेरिस है, इसकी बॉडी 33 सेगमेंट्स में बटी होती है, ऐसे बनाते हैं हम, ये देखो, ये इसमें सेगमेंट्स पाया जाता है। आपने कभी केचुआ देखा है, केचुआ देखो तो ऐसा होता है, उसकी बॉडी भी क्या होती है, खंड युक्त यानी कि सेगमेंटेड होती है, ठीक है। उदाहरण देख लो, केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब क्या होता है, इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। जोक क्या होता है, जोक जानते हो ना, जो खून चूसता है, जो खून चूसता है, देखा होगा आपने टीवी वगैरह में, उसको क्या बोलते हैं, जोक बोलते हैं, ठीक है। तो केचुआ, जोक, नेरिस ये सब क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रुप देख लेते हैं जो कि क्या है, ऑर्थोपोडा। सबसे पहले तो मैं ऑर्थोपोडा की सबसे खास बात बता दूं, जितने भी कीट पतंगे आप देख रहे हैं, मच्छर, मक्खी, ये वो, ठीक है, बटरफ्लाई, और क्या हो गया आपका मधुमक्खी, और क्या हो गया आपका सिल्क वॉर्म, ठीक है, लैक वॉर्म, सारे के सारे जितने भी सब इसी में आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है। जितने भी फाइलम मैंने पहले पेज पे लिखे थे उन सब में सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है बेटा, ऑर्थोपोडा। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, मोलस्का। पहला कौन थे, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चलो इसके कैरेक्टर्स देख ले, तो क्या है, जंतु जगत के 80% जीव इस फाइलम में होते हैं, सबसे बड़ा जगत है, सबसे बड़ा जगत है। पैर इनका खंड युक्त होता है, जुड़े हुए, और सामान्यतः कीट कहलाते हैं, मतलब इनमें सेगमेंटेड अपेंडिसेस होते हैं, इनके पैर ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है। शरीर सिर, वक्ष या उदर में विभाजित होता है, मतलब इनका जो सर है यहाँ पे उदर होगा ऐसे, ठीक है, और वक्ष, मतलब इनके जो बॉडी है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। अग्रभाग पर संवेदी स्पर्शक होते हैं, संवेदी, ताकि वो संवेदनाओं को ग्रहण कर सके। क्या पाए जाते हैं, संवेदी, क्या पाए जाते हैं, संवेदी स्पर्शक, यानी स्पर्श करके संवेदों को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और इनका जो बाह्य कंकाल है, मतलब ये जो इनका बाह्य कंकाल है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। काइटिन का बना होता है, जैसे आपने कभी भी कॉकरोच देखा है, सबने देखा होगा, सबके घर में कॉकरोच होता है, ठीक है। कॉकरोच को कभी भी देखना, उसके ऊपर ऐसे ब्राउन कलर की पपड़ी से ऐसी दिखती है, बाहर दिखती है, नहीं दिखती है, वही क्या है, वही उसका स्केलेटन है, किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। कभी देखना किसको देखना है, कॉकरोच को, ध्यान से, ठीक है। इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, देखो, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, ओपन और क्लोज्ड, खुला और बंद। बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है, जब जो है ब्लड, जब
एक मिनट रुको भाई, बता रहे देखो, जब ब्लड ऐसे किसी पाइप में बंद होके बहे, जैसे हम है, हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है, वेन्स है और क्या है, आर्टरीज है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड बह रहा है उसके लिए स्पेसिफिक पाइप है, उसके अंदर बह रहा है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है कि ये बॉडी है, उसके अंदर कोई ट्यूब कोई पाइप नहीं है, ऐसे ब्लड भरा है, इसी में ऑर्गन सारे तैर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। एग्जांपल्स देख लेते हैं, झींगा, तितली, मकड़ी, बिच्छू, कॉकरोच, ये सारे, मक्खी, मच्छर, सारे किसके एग्जांपल हैं, सारे किसके एग्जांपल हैं बताओ, सारे ऑर्थोपोडा के ही एग्जांपल हैं, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या आया, मोलस्का। मैंने बताया था सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, ऑर्थोपोडा। उसके बाद सेकंड लास्ट कौन सा है, मोलस्का, ठीक है। देखो दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, 90,000 जातियां हैं, शरीर मुलायम होता है और द्विपार्श्व सम्मिति होता है। क्या होता है, द्विपार्श्व सम्मिति वाला होता है। शरीर सिर, उदर व पाद में विभाजित होता है, ठीक है। बाह्य भाग कैल्शियम के खोल से बना होता है। अब देखो मोलस्का का एग्जांपल आपने रियल लाइफ में कहाँ देखा है, घोंघा या सीपी देखा है। जब बारिश होती है तो ऐसे, आप कभी भी बारिश होगी तो देखो ऐसे घोंघा होता है, ऐसे हल्का सा मुंह बाहर निकाला होता है और ऐसे ऐसे जमीन में ऐसे रेंग रेंग के चलता है। कभी देखो बारिश में एकदम छोटा सा होता है, उसके 2 टेंटिकल्स होते हैं, ऐसे ऊपर 2 टेंटिकल्स यहाँ पे निकले होते हैं और ऐसे 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 जमीन पे चलता रहता है। तो उनका जो क्या होता है, बाहरी भाग, ये जो हार्ड भाग होता है, जैसे उनको कोई आहट होती है उसके अंदर खुद को छुपा लेते हैं, ठीक है। तो वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है, ठीक है। नर व मादा अलग अलग पाए जाते हैं और इनमें भी खुला संवहन तंत्र जो होता है वो पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, खुला संवहन तंत्र पाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, सीप। गांव में आप देखो अक्सर सीप पाई जाती है। सीप ऐसे 2 बंद होती है, ऐसे खोलो, लोग उसको खाते भी है बहुत सारे लोग। ऐसे सीपी होती है, ऐसे खोलो तो अंदर का पार्ट निकल आता है, बाहर एक हार्ड सा पार्ट होता है, जिससे गांव में आलू वालू छीला जाता है। अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसको क्या बोलते हैं, सीपी। घोंघा, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सभी ने देखा है, 8 पैरों वाला, टीवी वगैरह में, ये भी इसी का एग्जाम्पल है। और काइटोन, ये सब किसके एग्जाम्पल है, मोलस्का के, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। उसके बाद आता है इकाइनोडर्मेटा। सबसे लास्ट ग्रुप क्या है बेटा, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इकाइनोडर्मेटा में क्या आता है भाई, स्टारफिश, जो कि सबको ही पसंद होती है, सबको पसंद होती है ना स्टारफिश, ऐसे करके दिखती है, देखा है ना टीवी में, ठीक है। समुद्री जीव आते हैं इसमें। इसमें जो जीव रहते हैं वो ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। शरीर तारे की तरह होता है। शरीर किसकी तरह होता है, तारे की तरह होता है। गोल या लंबा होता है। शरीर की बाहरी सतह पर कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल व कांटे पाए जाते हैं। आप कभी भी स्टारफिश का डायग्राम ऐसे देखना बड़ा करके, तो उसकी पूरी बॉडी पे ऐसे आपको कांटे दिखाई देंगे। पूरी बॉडी पे क्या दिखाई दे रहा है बेटा, कांटे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल होता है और क्या पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं। शरीर अखंडित होता है, कोई खंड नहीं पाए जा रहे हैं, त्रिकोरिक होता है और देह गुआ युक्त यानी कि सीलोम पाई जाएगी। लिंग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। मेल फीमेल लिंग कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। ये देखो एग्जाम्पल देख लो, स्टारफिश, और ये क्या है, सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा। कभी अंडमान आप गए हो तो देखो अंडमान में एक जगह है जहां पे ये दिखाई देता है पानी में, सी कुकुम्बर वहां बहुत सारे हैं, ठीक है। समुद्री खीरा बोलते हैं इनको, खाने की चीज नहीं है। सोचो मैं हम तो घर में खीरा खाते हैं तो समुद्री खीरा भी नहीं भाई, एनिमल है समुद्री खीरा, ठीक है। सी अर्चिन, स्टारफिश, सी कुकुम्बर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब आ गया कॉर्डेटा। हालांकि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में भी एक फाइलम था, मैंने आपको बताया था, उसका नाम क्या था, हेमिकॉर्डेटा। लेकिन अभी हमें वो उतना पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम आ जाते हैं किस पे, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा के कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं याद करो, मैंने क्या बताया था, द्विपार्श्व सम्मिति होगी, द्विपार्श्व सम्मिति होगी। अब तो आपको अच्छे से रट गया होगा कि द्विपार्श्व सम्मिति क्या होती है। त्रिकोरिकी होंगे, 3 लेयर्स होंगे और देवगुया होगी, यानी कि ट्रू सीलोम होगी,
मीजोडर्म की बनी होगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म तीनों पाए जा रहे हैं और बाइलैटरली सिमेट्रिकली होंगे। ठीक है, सीलोम उपस्थित है, अंग तंत्र स्तर पाया जा रहा है। अब क्या पाया जा रहा है भाई, अंग तंत्र स्तर भी है इसमें। ठीक है, बेरू रज्जु उपस्थित होगी, नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी, पूछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित होगी, ज्यादातर इम्ब्रियोनिक स्टेज में उपस्थित होती है। ठीक है, कशेरुक दंड भी उपस्थित होगा। ठीक है, कशेरुक दंड भी उपस्थित होगा। ठीक है, तो क्या क्या है, नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड और क्या है, पूछ जीवन की किसी में उपस्थित होगी, द्विपार्श्व संमिति, तिकोरिके हैं और देह गुहा वाले हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब ये जो कॉर्डेटा है बेटा, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। कॉर्डेटा जो है, आप बोलेंगे मैम चक्कर ही आ जा रहा है, कितना बांटा गया है भाई, क्लासिफिकेशन है, इतना आसान तो नहीं होगा ना, कुछ तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा ना बेटा। तो देखो, कॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप देखो प्रोटोकॉर्डेटा को पहले देख लेते हैं, उनके क्या कैरेक्टर्स है, कृमि की तरह दिखते हैं, कृमि कीड़े की तरह दिखते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं, द्विपार्श्व सममिति होता है, त्रिकोरिक होते हैं और देह गया युक्त होते हैं। अब तो आपको इन सब चीजों का मतलब पता ही चल गया होगा, है ना। अब क्या है, श्वसन गिल्स के द्वारा करते हैं, लिंग अलग अलग होते हैं और जीवन की अवस्था में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति नहीं होती है इनके। ठीक है, जैसे कि बैलोनोग्लोसिस और हर्डमानिया। ठीक है, चलो फिर अब देखते हैं वर्टिब्रेटा का क्या कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्या है बेटा, वर्टिब्रेटा। ठीक है, सबसे पहले द्विपार्श्व सममिति होता है भाई, बाइलैटरल सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, त्रिकोरिकी होगा, देह गुहा होंगे, सीलोम्स पाई जाएंगी, अंग तंत्र स्तर का संगठन होगा, नोटोकॉर्ड जो होगा वो वयस्क में मेरु रज्जु में कन्वर्ट यानी कि परिवर्तित हो जाएगा, युग्मित क्लोम थैली पाई जाएगी। वर्टिब्रेटा को बेटा 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग है वो, मत्स्य यानी कि जिसे हम बोल रहे हैं फिशीज, मछली वाला ग्रुप, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर जिसमें आपके मेढक आते हैं, सरीसृप्स, रैप्टाइल्स जिसमें आपके सांप आ जाते हैं, छिपकली आ जाता है और क्या आ जाता है, एलिगेटर आ जाता है, घड़ियाल, मगरमच्छ ये सारे आ जाते हैं, पक्षी, एप्स और सबसे लास्ट में स्तनधारी जिसमें ब्लू व्हेल आती है, जिसमें हम सब आते हैं, जिसमें भी क्या होता है, स्तन जो है उनका एक कैरेक्टर होता है स्तन धारण करना। ठीक है, यानी कि मैमल्स। ठीक है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये 5 वर्ग हैं जो कि किस में आते हैं, वर्टिब्रेटा में आते हैं। ठीक है, चलो भाई आप देखो उसमें हम सबसे पहले क्या देख लेते हैं, मत्स्य वर्ग या जिसको हम फिशीज भी बोलते हैं। सबसे पहली बार तो मछलियां हैं तो कहाँ पे रहेंगी, आसमान में तो रहेंगी नहीं, जल में रहेंगी, तो कहाँ हो गए, जलीय जीव है। ठीक है, त्वचा पे शल्क व प्लेट पाए जाते हैं। ये शल्क व प्लेट कभी देखा है, ऐसे मछली में ऐसे ऐसे शल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक कैरेक्टर हो गया। अब क्या है, गिल उपस्थित होते हैं क्योंकि मछलियां पानी में होती हैं। जैसे हम किसका यूज करते हैं, फेफड़ों का यूज करते हैं, वैसे मछलियां किसका यूज करती हैं, गिल्स का यूज करती हैं श्वसन के लिए। ठीक है, द्विपार्श्व सममिति पाई जाएगी, धारा रेखीय शरीर होगी जो तैरने में क्या करेगा, इनका मदद करेगा। हृदय इनका 2 कक्ष होता है, एक आलिंद और एक निलय, 2 कक्षीय हृदय पाया जाएगा और ठंडे खून होंगे। मतलब इनका जैसे हम है, एप्स और मैमल्स सिर्फ ये 2 ऐसे होते हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं, बाकी सब में क्या होता है, ठंडे खून वाले एनिमल्स होते हैं। मतलब इनका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो आउटर सरफेस के हिसाब से क्या होगा, चेंज होता रहेगा। ठीक है, अंडे देने वाले होंगे, क्या देंगे, एग्स देंगे, ओविपेरस होंगे जिनसे नए जीव बनते हैं। कुछ का कंकाल उपास्थि व कुछ का हड्डी से बना होगा, कुछ का जो कंकाल है वो बोन से बना होगा और कुछ का किससे, उपास्थि से बना होगा। ठीक है, जैसे ये हमारी नाक का ये आगे वाला पार्ट है ना, ये क्या है, उपास्थि है। ठीक है, अब देखो उपास्थि कंकाल मछली जैसे शार्क हो गई और अस्थि कंकाल मछली जैसे कि रेहू, ट्यूना, ये सब क्या हो गए, अस्थि कंकाल मछली हो गए। ठीक है, ये देख लो उदाहरण है, शार्क मछली है जिससे सबको डर लगता है भाई, रोहू है जिसको खाया जाता है, खाने के लिए सबसे लोकप्रिय मछली है ये, और ये टॉर्पीडो है।
ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है बेटा, एम्फीबियंस, जिसको हम जल स्थल चर बोल रहे हैं, क्योंकि ये जल में भी पाया जा रहा है और स्थल में भी पाया जा रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये भूमि व जल में पाए जाने वाले या रहने वाले होते हैं। जैसे कि आप फ्रॉग को देख लो, जमीन पे रहते हैं, जैसे उसको लगेगा आप आ रहे हो, फट से पानी में कूद जाएगा। ठीक है, जनन के लिए जल आवश्यक है। ये जो उभयचर होते हैं, इनके जनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का होना जरूरी होता है। ठीक वैसे ही जैसे मैंने आपको ब्रायोफाइटा में बताया था कि ब्रायोफाइटा रह तो रहे थे स्थल पे, लेकिन अभी भी उन्हें अपने सभी कार्यों के लिए किसकी जरूरत थी, जल की जरूरत थी। ठीक है, और क्या, त्वचा पर श्लेष्म ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, शीत रुधिर होता है, इनका भी खून कैसा होता है, ठंडा होता है, और हृदय 3 कोष्ठक वाले होते हैं, मतलब कि इस तरह का हृदय पाया जाता है। मछलियों में कितना था, 2 चैम्बर था, इनमें कितना है, 3 चैम्बर है। ठीक है, श्वसन गिल या फेफड़ों दोनों द्वारा हो सकता है। पानी में अंडे ये भी देंगे, यानी कि ओविपैरस होंगे। जो अंडे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओविपैरस, और जो बच्चे देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विविपैरस। जो डायरेक्टली बच्चों को ही जन्म देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, विविपैरस, और जो अंडे देते हैं और फिर उससे बच्चे बनते हैं उसे क्या बोलते हैं, ओविपैरस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे टोड हो गया, मेढक हो गया, सैलामेंडर हो गया, ये सारे क्या हो गए, उसके एग्जाम्पल्स हो गए। चलो फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है बेटा, रैप्टिलिया, जिसको हम बोलते हैं सरीसृप। ठीक है, जिसमें आपका सांप आ गया, जिसमें आपका क्या आ गया, कछुआ आ गया, ये सब किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो अधिकांश जो होते हैं वो थलचर होते हैं, मतलब ज्यादातर जो होते हैं वो थल पे रहते हैं। सिर्फ कुछ ऐसे होते हैं जो जल में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल, ज्यादातर कहाँ रह रहे हैं, थल पे रह रहे हैं। ठीक है, या कुछ सांप भी, जैसे पानी वाले सांप होते हैं तो पानी में भी पाए जाते हैं और थल पे भी सांप पाए जाते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर कहाँ पे पाए जा रहे हैं, थल पे, लेकिन कुछ जलचर भी होते हैं। शरीर पर सल्क होता है, श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है, शीत रुधिर इनका भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, असमतापी। हृदय इनका त्रिकक्षीय होता है, लेकिन मगरमच्छ और एलिगेटर जो होता है उनका हृदय कितना होता है, 4 कक्षीय होता है। लेकिन वो एक्सेप्शन है, मगरमच्छ और एलिगेटर। बाकी जो रेप्टाइल्स है उनका हृदय कितना होता है, 3 कक्षीय होता है। कवच युक्त अंडे देते हैं ये। ठीक है, जैसे सांप हो गया, कछुआ हो गया, छिपकली हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पक्षी वर्ग है, गर्म खून वाले जंतु होते हैं, समतापी होते हैं। मैंने पहले बताया कि जो एप्स और मैमल्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, एप्स यानी पक्षी और मैमल्स यानी स्तनधारी, ये दोनों क्या होते हैं, गर्म खून वाले होते हैं। ठीक है, 4 कक्षीय हृदय होता है भाई, ये 2 आलिंद और 2 निलय। ये आलिंद है, ये भी आलिंद है, ये नीले है, ये नीले है। तो कितने कक्ष हुए, 4 कक्ष हुए। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और इनकी अस्थियां खोखली होती हैं। इनकी जो अस्थियां होती हैं बेटा वो अंदर से खोखली होती हैं, खोखली होती हैं तभी उसमें हवा भर जाती है और इनको उड़ने में क्या होता है, मदद मिलती है। अगर खोखली नहीं होंगी, भारी होंगी, तो इनके उड़ने में क्या होगी, दिक्कत कॉज होगी। ठीक है, अब शरीर पे पंख पाए जाते हैं, पता ही है आपको। शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में विभाजित होती है। जो इनका पूंछ होता है ये बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इनको बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। जो आप चिड़ियों में पंख देख रहे हैं, चिड़ियों में जो पंख देख रहे हैं वो क्या है, वो जो उनके अग्रपाद हैं, आगे के जो 2 पैर हैं, उनका क्या है, रूपांतरण, मॉडिफिकेशन। अग्रपाद किसमें चेंज हो जा रहे हैं, पंखों में चेंज हो जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है, नर व मादा अलग अलग होते हैं। नर चिड़िया अलग होती है, मादा चिड़िया अलग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कौवा हो गया, कबूतर हो गया, मोर हो गया, ये सब क्या हो गए, एग्जाम्पल्स हो गए। किसके एग्जाम्पल्स हो गए बेटा, पक्षी वर्ग के। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्तनपाई या स्तनधारी, या फिर इनको और क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैमल्स। ठीक है, कैरेक्टर्स देख लेते हैं। त्वचा बाल युक्त होती है और तेल ग्रंथियां युक्त होती हैं और गर्म रुधिर वाले यानी कि समतापी होते हैं। पहली चीज तो एप्स और मैमल्स कैसे होते हैं, गर्म रुधिर वाले। हमारा समतापी, त्वचा का जो बॉडी का टेम्परेचर वो कैसा होगा, समतापी होगा। ठीक है, बाहरी एनवायरमेंट से उस पर फर्क ज्यादा
नहीं पड़ेगा, उसके हिसाब से चेंज नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, हमारी त्वचा पे बाल पाए जाते हैं। देखो हमारे पूरे हाथ पैर, आप बॉडी पे देखो छोटे छोटे से रोए पाए जाते हैं। तेल ग्रंथियां, ऑल ग्रंथि, सुबह जब सो के उठो ऐसे यहाँ से करो तो देखो आपको क्या दिखेगा, हल्का तेल दिखेगा। तो क्या पाया जा रहा है, ऑयल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं। स्तन, दुग्ध ग्रंथियां और बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये बाह्य कर्ण, ये ठीक है, बाह्य कर्ण उपस्थित होते हैं और स्तन ग्रंथियां होती हैं। अब आप बोलेंगे मैम मेल्स में तो स्तन ग्रंथियां नहीं होती हैं। होती है बेटा, मेल्स में भी स्तन ग्रंथियां होती है, बस वो लेस डेवलप होती हैं। फीमेल्स में वो ग्रंथियां क्या होती हैं, ज्यादा डेवलप होती हैं, ठीक है। श्वसन किसके द्वारा होता है भाई, फेफड़ों द्वारा होता है। शिशुओं को जन्म इकिडना और पेरिप्लेटस अंडे देते हैं, यानी कि ज्यादातर जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं। याद रखना, ज्यादातर जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन ये इकिडना और पेरिपेटस, इकिडना और पेरिपेटस, फिर से बोल रहे हैं हम, इकिडना और पेरिपेटस सिर्फ दो ये एग्जाम्पल हैं जो क्या करते हैं, ओवीपैरस होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। इसके अलावा जो स्तनधारी होते हैं वो क्या होते हैं, विविपैरस होते हैं, यानी कि बच्चे देते हैं, ठीक है। निषेचन क्रिया क्या होती है, आंतरिक होती है। निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन जो होगा वो शरीर के अंदर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, हृदय चार कक्षीय होगा, दो आलिंद होंगे भाई, दो निलय होंगे, ठीक है। माँ बाप द्वारा शिशुओं की देखभाल की जाती है, जैसे मनुष्य हो गया, कंगारू हो गया, हाथी हो गया, बिल्ली हो गया, चमगादड़ हो गया, ये सारे क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। अब देखो जो हमने पढ़ाया उसको हम क्या कर रहे हैं, चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। चलो फिर एक बार देख लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। जंतु जगत है, कोशिका स्तर किसमें पाया गया, पोरीफेरा में पाया गया। ऊतकी स्तर किसमें पाया गया, ठीक है, एक कोशिकी स्तर पाया गया पोरीफेरा में। ऊतकी स्तर किसमें पाया गया, सीलेंट्रेटा में। अब देखो ऊतकी स्तर में भी बाह्य त्वचा एवं जठर गुहा के बीच कोई देह गुहा नहीं, जैसे सीलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसमें क्या है, सीलोम नहीं पाई जा रही है, याद करो। और जो निमेटोडा है, जो निमेटोडा है उसमें क्या है, कूट देह गुहा पाई जा रही है, यानी स्वीडोसुलोम पाया जा रहा है। और जो देह गुहाधारी है, यानी जिसमें क्या है, ट्रूसिलोम पाया जा रहा है, वो कौन है भाई, देख लो। ट्रूसिलोम को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, जिसमें भ्रूण के विकास के समय एक कोशिका से मेसोडर्म की कोशिका का विकास होता है, जैसे ट्रूसिलोम किसमें पाया गया, एनेलिडा, मोलस्का, ऑर्थोपोडा, इन सब में, ठीक है। और एक के अंतस्तर की एक थैली से देह गुहा बनती है, ठीक है। अब देखो नोटोकॉर्ड विहीन होगा, नोटोकॉर्ड किसमें नहीं पाई जाएगी, इकाइनोडर्मिटा तक नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। नोटोकॉर्ड युक्त यानी नोटोकॉर्ड किसमें पाया जाएगा, आप बोलोगे मैम कॉर्डेटा में पाया जाएगा, ठीक है। लार्वा में अवशोषी नोटोकॉर्ड, यानी किसके, सिर्फ लार्वल अवस्था में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, प्रोटोकॉर्डेटा के, ठीक है। और किसमें, वयस्क में मेरुदंड द्वारा नोटोकॉर्ड का प्रतिस्थापन होगा। तो इसके आधार पर इसमें कितने भागों में बांट दिए गए, 5, मत्स्य, सरीसृप, स्तनधारी, जलचर और पक्षी। अब देखो मत्स्य, इसका कैरेक्टर क्या है, शल्क का बाह्य कंकाल होगा, अस्थि व उपस्थि का अंतः कंकाल होगा, क्लोम द्वारा श्वसन होगा। सरीसृप में क्या है, शल्क का बाह्य कंकाल होगा, जल के बाहर अंडे देंगे। स्तनधारी में क्या है, बाल उपस्थित होगा, बाह्य कर शिशुओं को जन्म देने वाले होंगे, ठीक है। जल स्थलचर क्या होगा, लार्वा में श्वसन के लिए क्लोम पाए जाएंगे, श्लेष्मा युक्त त्वचा होगी, श्वसन फेफड़ों द्वारा होगा। और पक्षी में क्या होगा, पंखों का बाह्य कंकाल होगा, जल के बाहर ये अंडे देंगे और उड़ने की क्षमता होगी। हालांकि इनके सारे कैरेक्टर्स हम डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है बेटा, ये हर चीज का चार्ट है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। चलो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो पोरीफेरा क्या है, कोशिका स्तर है, एक ही जगह पे सारी चीजें लिखी हुई हैं। पोरीफेरा में क्या है, कोशिका स्तर की कोशिकाएं हैं, ठीक है। सम्मिति क्या है, अनेक प्रकार की पाई जा रही। गुहा अनुपस्थित है, खंडी भवन अनुपस्थित है, पाचन तंत्र अनुपस्थित है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित है। विशेष लक्षण क्या है, शरीर में छिद्र और नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम पाया जाता है, उसी कैनाल सिस्टम से पानी जाता है और उसी पानी के साथ ऑक्सीजन, भोजन, उत्सर्जन पदार्थ सब आते जाते रहते हैं, इसीलिए इनमें बाकी सारे जो तंत्र है वो क्या है, अनुपस्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीलेंट्रेटा बेटा ऊतक पाया जाएगा,
अरीय सम्मिति पाई जाएगी, गुहा अनुपस्थित है अभी भी, खंडी भवन अनुपस्थित है, खंड में बॉडी नहीं है, ठीक है, पाचन तंत्र अपूर्ण है, परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम अनुपस्थित है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित है। विशेष लक्षण क्या है, निडोप्लास्ट सेल, बताया था ना निडोप्लास्ट सेल्स क्या होता है, उसमें बार्ब और स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, किसी को भी मतलब फेंकते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं और भाग जाते हैं, या फिर उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। और क्या है, दंश कोशिका, वही निडोप्लास्ट में दंश कोशिका होती है जिसकी उपस्थिति होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है बेटा, टीनोफोरा, टीनोफोरा सिलेंट्रेटा सेम है, दोनों के बहुत सारे कैरेक्टर्स कॉमन है, मोस्टली कैरेक्टर्स कॉमन है, जो जो सिलेंट्रेटा में कैरेक्टर्स पाए जाते हैं मोस्टली वो कैरेक्टर्स टीनोफोरा में पाए जाते हैं, ठीक है। ऊ तक इसमें भी पाया गया, इसमें भी पाया गया, इसमें भी अरी सम्मिति, इसमें भी अरी सम्मिति, यहाँ पे भी गुहा अनुपस्थित है, खंडी भवन अनुपस्थित है, पाचन तंत्र अपूर्ण है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित है, स्वतंत्र तंत्र भी अनुपस्थित है। देखो मोस्टली कैरेक्टर सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है, कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं पाई जाती हैं, इसमें कॉम्ब प्लेट्स पाई जाती है। अगर कोई टीनोफोरा का आपसे स्पेसिफिक कैरेक्टर बोले तो इसमें क्या पाया जाएगा बेटा, कॉम्ब प्लेट्स पाई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, प्लैटीहेल्मिन्थीज, प्लैटीहेल्मिन्थीज में क्या है, अंग तथा अंग तंत्र पाया जा रहा था, भाई द्विपार्श्व सम्मिति है, पहली बार क्या आया, द्विपार्श्व सम्मिति है। अब क्या है, गुहा अभी भी अनुपस्थित है, खंडी भवन अभी भी अनुपस्थित है, पाचन तंत्र अभी भी अनुपूर्ण है क्योंकि पैरासाइट ज्यादा है, परिसंचरण तंत्र अभी भी अनुपस्थित है, श्वसन तंत्र अनुपस्थित है। विशेष लक्षण क्या है, चपटा शरीर होगा और चूसक पाए जाएंगे, ताकि किसी की बॉडी के अंदर जाए तो क्या करें, चूसक फंसा के उससे अपना भोजन ग्रहण करते रहें, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देख लो, एस्केल हेल्मिन्थीज आ गया भाई। एस्केल हेल्मिन्थीज में क्या है, अंग तंत्र पाया जा रहा है, द्विपार्श्व सम्मिति पाया जा रहा है। अब इसमें कूटब्रही प्रगुही यानी स्वीडोसिलोमेट, सीलोम है तो पर किसकी बनी नहीं है, मीजोडर्म की बनी नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, जितने भी सिस्टम्स हैं यहाँ पे लिख लेते हैं भाई, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और श्वसन तंत्र, ठीक है। यहाँ पे लिख लो पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र। एक मिनट, अनुपस्थित, कुछ और छूट गया क्या भाई, अच्छा खंडी भवन है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, रुकिए मैं लिख दूं पहले, खंडी भवन, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, और ये क्या है, श्वसन तंत्र, और ये क्या है, विशेष कैरेक्टर्स, ठीक है। अभी देख लेते हैं, हाँ देखो अब इसमें क्या है, खंडी भवन अनुपस्थित है, पाचन तंत्र कैसा है यहाँ पे एस्केल हेल्मिन्थीज में, पूर टाइप का, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित है, श्वसन कैसा है, अनुपस्थित है। विशेषता क्या है, प्राय कृमि रूप होते हैं, ठीक है इसमें, और इसमें भी आधे से ज्यादा पैरासाइट्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब एनिलीडा देख लेते हैं बेटा, एनिलीडा में क्या है, अंग तंत्र पाया जा रहा है, द्विपार्श्व सम्मिति है, और ये प्रगुही है, इसमें ट्रू सीलोम्स पाई जाती है। एनोमिलीडा में क्या है, ट्रू सीलोम्स पाई जा रही है, जबकि इससे पहले एस्केल हेल्मिन्थीज में क्या था, सीडोसिलोमेट थे, उसके पहले प्लैटीहेल्मिन्थीज क्या था, उसमें एसिलोमेट थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो पाया जाएगा, यानी आपने अभी भी देखा था एनिलीडा की जो बॉडी है उस पे क्या है, सेगमेंटेशन पाया जा रहा है, ठीक है। पाचन पूर्ण है, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित है, श्वसन अनुपस्थित है, और शरीर पर वलय पाए जा रहे हैं, शरीर पे क्या है बेटा, वलय पाए जा रहे हैं, वलय पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, मोलस्का, अंग तंत्र, द्विपार्श्व सम्मिति है, और ये भी कैसा होगा, अब इसके बाद जितने भी होंगे बेटा सब प्रागुही होंगे, ये गलत लिख गया है, ठीक है। उसके बाद खंडी भवन इसमें अनुपस्थित होगा, पाचन पूर्ण है, परिसंचरण तंत्र उपस्थित है, श्वसन तंत्र भी उपस्थित है, बाह्य कंकाल पाया जा रहा है मोलस्का में, याद करो मैंने बताया था पाइला में ऐसा स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो क्या पाया जा रहा है, बाह्य कवच पाया जा रहा है, कंकाल कवच पाया जा रहा है, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या है, इकाइनोडर्मेटा, जिसमें अंग तंत्र पाया जाएगा, द्विपार्श्व सम्मिति पाया जाएगा, ऊपर पाचन तंत्र, स्वतंत्र तंत्र सब क्या होगा, उपस्थित होगा, और जल संवहन तंत्र पाया जाएगा, और अरीय सम्मिति पाया जाएगा, ठीक है। इकाइनोडर्मिट्स में एक छोटा सा डिफरेंस होता है बेटा, कि इकाइनोडर्मिट्स के लार्वल फॉर्म में अलग सिमेट्री पाई जाती है और एडल्ट फॉर्म में अलग सिमेट्री पाई जाती है।
जाती, ठीक है। लेकिन अभी आपको इतना पढ़ना नहीं है, तो अभी बस आप यही देख लो। अब क्या इसमें जल संवहन तंत्र, जैसे कि ये स्टारफिश है, ठीक है, इनमें क्या होता है, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। इस जल संवहन तंत्र के थ्रू ही इनकी बहुत सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो होती हैं, तो ये इनका क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। अब हेमिकॉर्डेटा क्या है, हेमिकॉर्डेटा क्या है, हेमिकॉर्डेटा क्या है, अंग तंत्र है, द्विपार्श्व सममिति है। अब बाकी चीजें उसमें उपस्थित हैं, श्वसन ये सब उपस्थित होगा। कृमि के समान है, शुंड, कॉलर तथा धड़ है। हेमिकॉर्डेटा याद करो, मैंने बताया था कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बीच में आ रहा था क्या, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच में क्या आ रहा था बेटा, हेमिकॉर्डेटा। इसको हेमिकॉर्डेटा क्यों कहा गया, आपने देखा कि कॉर्डेटा जो है उसमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं, नोटोकॉर्ड की जैसा एक स्ट्रक्चर पाया गया जिसको स्टोमोकॉर्ड बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया, स्टोमोकॉर्ड, इसलिए इसको किस में रखा गया, होमोकॉर्डेटा। बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड है, शुंड, कॉलर तथा धड़ में डिवाइड है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉर्डेट आ गया। कॉर्डेटा का कैरेक्टर आपने देखा ही था, पृष्ठ रज्जु पाई जाएगी, खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु पाई जाएगी, क्लोम छिद्र पाए जाएंगे तथा पाद अथवा पंख पाए जाएंगे। ये किसके कैरेक्टर हो गए, कॉर्डेटा के कैरेक्टर हो गए। अब क्या है यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, काफी लंबा चैप्टर था, बहुत सारी चीजें समझने और याद करने की थी, आपको पक्का ही टफ लग रहा होगा, लेकिन आप बार बार पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।